तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में आपका दोस्त आपका भाई विवेक। अपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे लॉ के अंदर। तो एक बार पहले अपने रिवाइज कर लेते हैं अपने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद अपने आगे देखते हैं क्या करें। तो पहले अपने ने इस पिछले लेक्चर में देखा था कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या क्या हो सकता है। तो पहले एक बॉडी कॉर्पोरेट जो होगा अदर देन एलएलपी वो ऑडिटर नहीं बन सकता। बॉडी कॉर्पोरेट में प्राइवेट पब्लिक ये सारी चीजें आती हैं। फिर कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉई है तो फिर भाई वो तो किसी एंगल से ऑडिटर नहीं बन सकता। फिर कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉई है उसका कोई पार्टनर है तो वो भी नहीं बन सकता, या फिर उसके एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई है तो वो भी नहीं बन सकता। ठीक है, फिर अपने ने एग्जाम्पल देखा था। फिर डी पॉइंट में क्या बोलता है कि अगर मैं या फिर मेरा पार्टनर या फिर मेरे रिलेटिव्स जो है वो कंपनी कंपनी के अंदर या फिर कंपनी के सब्सिडरीज के अंदर या फिर कंपनी की होल्डिंग के अंदर या फिर कंपनी की होल्डिंग की सब्सिडरीज के अंदर या फिर कंपनी के एसोसिएट के अंदर किसी भी तरीके से सिक्योरिटीज या फिर इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं तो वो किसी भी एंगल से ऑडिटर नहीं बन सकते। ये वाली चीज अपने ने पढ़ी थी। फिर पॉइंट नंबर ई के अंदर बोला गया था कि भैया जो रिलेटिव है वो होल्ड कर सकते हैं बट कितना, नॉट एक्सीडिंग द सम फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज। यानी अगर उसने 1 लाख तक का होल्डिंग मतलब सिक्योरिटी होल्ड कर रखा है या इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है देन इट इज ओके। बट when the securities holding of the particular company exceeds this limit of 1 lakh rupees then we'll have to consider the same। and अगर बोला गया है कि अगर वो किसी भी एंगल से एक्सीड हो जा रहा है तो अपने ऑडिटर को करेक्टिव एक्शन मिलेगा विद इन 60 days ऑफ सच एक्विजिशन और इंटरेस्ट के अंदर अपने को जो है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। देन पॉइंट नंबर एफ के अंदर पढ़ा था कि अगर कंपनी मैं या फिर मेरा पार्टनर या फिर मेरे रिलेटिव ने किसी भी तरीके से लायबल है टू दी कंपनी या फिर उसकी सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी या फिर उसके होल्डिंग की सब्सिडरी, वो भी एक्सेस ऑफ 5 लाख तो वो भी नहीं बन सकता। सिमिलरली वही वाली चीज बोली गई, लेकिन एज ए थर्ड पार्टी के लिए हम इंडेटेड हैं फॉर एन गारंटी ऑफ एन रुपीज ऑफ एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज तो भी हम ऑडिटर नहीं बन सकते। फिर पॉइंट नंबर एच के अंदर बोला गया था, इसके अंदर बस एक नई पॉइंट आई थी क्या कि अगर कंपनी है, पहली बात वो मतलब बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए मेरा या फिर मेरे फर्म का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। किसके साथ? कंपनी के साथ जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं, या फिर कंपनी की सब्सिडरी के साथ, या फिर कंपनी के होल्डिंग के साथ, या फिर कंपनी के होल्डिंग के सब्सिडरी के साथ, या फिर कंपनी के एसोसिएट के साथ, और एल्स कंपनी के एसोसिएट के सब्सिडरी के साथ। ये वाली चीज अपने ने देखी थी कि इसके अंदर अगर हम किसी भी एंगल से बिजनेस रिलेशनशिप होल्ड करते हैं देन विल डिस्क्वालिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। लेकिन यहाँ पे बिजनेस के लिए कुछ बताया गया है कि बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या होता है। तो कोई भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए तो वो बिजनेस रिलेशनशिप माना जाता है। बट अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को जो प्रोफेशनल सर्विस में काउंट की जाती है, देन वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। क्योंकि हम इसके अंदर अपने ने देखा था कि जीएसटी की कोई सर्विसेज दे दी, एडवाइजरी की सर्विसेज दे दी, देन उसको हम एज एन बिजनेस रिलेशनशिप नहीं मांगेंगे। भाई वो हमारा नेचर है, हमारा काम है, हमें वही करना है, तो वो चीज हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में आ जाता है, प्रोफेशनल सर्विसेज में आ जाता है, तो वो हमारे किसी भी एंगल से डिस्क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल नहीं होगा। देन सेकेंड पॉइंट में बोला गया था कि हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर हम आर्म्स लेंथ प्राइस में, आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब मैंने बताया था कि मार्केट प्राइस में, यानी जो मार्केट प्राइस में चल रहा है मैं उसी प्राइस में ले रहा हूँ, तो किसी भी एंगल से मेरे को बेनिफिट नहीं हो रहा। मैं नॉर्मल तरीके से ही एज एन नॉर्मल कस्टमर ही सब कुछ खरीद रहा हूँ। जैसे मेरे को अगर एयरलाइन का, मैं किसी टेलीकम्युनिकेशन का बात करते हैं, मैं किसी टेलीकम्युनिकेशन में काम करता हूँ तो क्या मैं वो यूज नहीं कर सकता? भाई कर सकता हूँ उसको यूज, बस मेरे को मार्केट लेंस आर्म्स लेंथ प्राइस पे जो है वो सारी चीजें करनी होगी। ऐसे हॉस्पिटल हो गया, एयरलाइंस हो गया, होटल्स हो गए, ये वाली सारी चीजें। फिर जो पर्सन है यानी मैं या मेरा कोई रिलेटिव जो है वो डायरेक्टर है, यानी वो एज एन एम्प्लॉय नहीं है, यानी फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, वो जस्ट डायरेक्टर है, या फिर डायरेक्टर की तरह एम्प्लॉयड है यानी वो फुल टाइम डायरेक्टर है, मैंने इस चीज के बारे में बताया था। तो वो अगर है या फिर की मैनेजरियल पर्सनल है तो भी मैं उस कंपनी में एज एन काम नहीं कर सकता एज एन ऑडिटर, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, क्योंकि वहां पे इन्फ्लुएंस होने के चांसेस रहते हैं। और अगर मैं गलती से ऑलरेडी कहीं और फुल टाइम काम कर रहा हूं तो फिर मैं एज एन पार्ट टाइम और एज एन ऑडिटर नहीं बन सकता। फिर अपने ने यहाँ पे देखा था कि अगर पर्सन या फिर पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्ड, ठीक है यहाँ से बाकी था, ये देख लेता अपने क्या बोला गया। ये तो जे पॉइंट तक का था कि यहाँ तक जो भी है
ऑडिटर नहीं बन सकते। इसके आगे और कौन कौन है जो ऑडिटर नहीं बन सकते, कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है? अ पर्सन यानी मैं, या फिर पार्टनर ऑफ द फर्म यानी फर्म के अंदर जो पार्टनर्स है वो, होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर इफ सच पार्टनर और पार्टनर if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as auditor for more than 20 companies। यानी अगर किसी भी मोमेंट पे, किसी भी टाइम पे, एज एन ऑन द डेट उस पर्सन की या फिर उस पार्टनर जो फर्म के अंदर है उसकी लिमिट ऑफ 20 कंपनीज हैज एक्सीडेड, देन वो ऑडिटर नहीं बन सकता। ये अपने पहले लेक्चर में देखा था कि एक पार्टनर की यानी एक पर्सन, एक पर्टिकुलर सीए की जो लिमिट होती है फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट इज इक्वल टू 20, नॉट मोर देन 20। तो 20 कंपनी तक की होल्डिंग कर सकता है, 20 कंपनी से ज्यादा का ऑडिट वो नहीं कर सकता। बस इतनी बात बताई गई है इसके अंदर। बस इतना ही बताया गया कि अगर किसी भी टाइम से वो मोर देन 20 कंपनी आ जा रही है, मोर देन 20 कंपनी यानी 21 कंपनी का ऑडिट कर रहा है, 22 कंपनी का ऑडिट कर रहा है, 23 कंपनी का ऑडिट कर रहा है, देन वो डिस्क्वालिफाइड है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटर, फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि जब हम ये 20 की लिमिट काउंट कर रहे हैं ना, तो फिर हम किस किस को काउंट नहीं करेंगे? पहला ओपीसी 1% कंपनी को हम उस 20 की कंपनी की जो लिमिट है उसमें काउंट नहीं करेंगे। स्मॉल कंपनी की जो लिमिट है उसको काउंट नहीं करेंगे। या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 100 करोड़ है तो उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दूं ना, तो जैसे समझ लो कि बहुत सारी कंपनी है जिसका मिला करके मेरा समझ लो मैं मिस्टर राजू, ठीक है, मेरे पास 19 कंपनीज की ऑडिट पड़े हुए हैं, मैं 19 कंपनी के ऑडिट्स कर रहा हूँ, फिर मेरी लिमिट 20 है। बट यहाँ पे आ गया कौन? एक ओपीसी आता है, वो भी बोलता है कि भाई मेरी कंपनी का भी ऑडिट कर दो। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक स्मॉल कंपनी आया, उसने भी कहा कि भाई मेरे कंपनी का भी ऑडिट कर दो। मैंने बोला ठीक है भाई तेरा भी कर देंगे। फिर एक ऐसा प्राइवेट कंपनी आया जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो लेस देन 100 करोड़ है। उसने भी बोला कि भाई मेरा भी ऑडिट कर दें। मैंने बोला ठीक है भाई, लेकिन तुम बोलो भैया कैसे? अभी आपने पढ़ा है कि 20 कंपनी से ज्यादा आप किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। तो आपके पास तो 19 ऑलरेडी हो चुके थे, आप इसको 20 कर लो, इसको 21 कर लो, इसको 22, यानी आप तो 22 कंपनी का ऑडिट कर रहे हो। लेकिन नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि अगर आप ये ओपीसी कर रहे हो या ये स्मॉल कंपनी कर रहे हो या फिर प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 100 करोड़ है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग ऑफ द लिमिट ऑफ द कंपनीज। यानी अभी भी मेरे पास कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो 19 कंपनीज ही है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। बस ये बात बोल दी यहाँ पे, सिंपल सा, और कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, एकदम सिंपल। The exception provided above shall be applicable only to those private company। अब ये जो प्राइवेट कंपनी की बात की गई ना, उसमें भी एक क्राइटेरिया बताया गया कि कौन सी प्राइवेट कंपनी जिसने किसी भी तरीके से डिफॉल्ट नहीं किया है फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द सेक्शन 137, या फिर उसने एनुअल रिटर्न का भी कोई भी तरीके से डिफॉल्ट नहीं किया है जो 92 के अंदर भर जाना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, ये प्राइवेट कंपनी को तभी कंसिडर करेंगे जब उसने किसी भी एंगल से ये फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफॉल्ट नहीं किया है और एनुअल रिटर्न का भी डिफॉल्ट नहीं किया है। फिर बिफोर द अपॉइंटमेंट इज गिवन टू एनी ऑडिटर, अब हम ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके अपॉइंटमेंट से पहले कंपनी को जो है उस ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई ये अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका जो होल्डिंग है वो लिमिट से क्रॉस नहीं कर रहा, यानी आपका जो लिमिट है वो अभी भी 20 या 20 के अंदर ही है। सिंपल सी बात है। बिफोर द अपॉइंटमेंट इज गिवन टू द ऑडिटर द कंपनी मस्ट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट अपने को लेना पड़ेगा उस ऑडिटर से या फिर उस फर्म से टू द इफेक्ट दैट द अपॉइंटमेंट अगर हम कर रहे हैं will not result in excess holding of the company audit by the auditor concerned over the limit laid down in section 141(3)(g। ठीक है, बहुत सिंपल है, अपने आगे देखते हैं। ये एक एग्जांपल देते हैं, इसके अंदर क्या बताया गया है। तो एबीसी एंड कंपनी है जो एक ऑडिट फर्म है जिसके अंदर पार्टनर है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी।
चार्टर्ड अकाउंटेंट है दोनों, तीनों सॉरी। तो मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी की होल्डिंग बता रखी है कि मिस्टर ए की जो है उसने 4 ऑडिटर होल्ड कर रखे हैं, मतलब 4 कंपनी एज एन ऑडिट के लिए होल्ड कर रखे हैं। मिस्टर बी की 6 है, मिस्टर सी के 10 है। अब हमें बताना है कि प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट रिमेनिंग इन द नेम ऑफ एबीसी एंड कंपनी, यानी एबीसी एंड कंपनी के नाम पे मैक्सिमम कितनी मैक्सिमम कितना हम जो है ऑडिट के लिए और भी ले सकते हैं। तो मैंने बताया कि एक पर्सन की, यानी एक पर्सन, जैसे मिस्टर ए, एक पर्सन की लिमिट जो होती है वो 20 कंपनीज होती है, ठीक है, ये समझ आया। तो यहाँ पे तो 3 पर्सन है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, यानी इसकी भी 20 कंपनी की लिमिट होगी, राइट, एंड इसकी भी 20 कंपनी की लिमिट होगी। यानी टोटल अगर इनका कैलकुलेट किया जाए ना तो टोटल यानी 20 + 20 + 20 यानी 60 कंपनी ए बी सी एंड कंपनी के लिमिट के अंदर आती है कि आप जो है 60 कंपनीज का ऑडिट कर सकते हैं। तो अब कितना बचा है, अब हमें बताया, हमें पूछा गया कि प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट रिमेनिंग, कितना बचा है इन द नेम ऑफ एबीसी। तो कितना यूज हो चुका है, देखो टोटल तो अपना 60, अब इसमें यूज कितना हो चुका है, तो 4 हो चुका है, 6 हो चुका है, 10 हो चुका है, यानी 20 यूज हो चुका है, यानी 20 कंपनीज जो है वो यूज्ड हो चुकी हैं, यानी बची कितनी है 40 कंपनीज, यानी अभी भी वो फर्म जो है 40 कंपनीज का मोर फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट कर सकती है। तो ये पहले वाले का आंसर है। नाउ सेकंड चीज क्या बोली गई है कि प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट रिमेनिंग इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। ये 40 कंपनीज तो पूरे एबीसीएन कंपनी के लिए था, अब इंडिविजुअली तुम्हारा कितना लिमिट है वो बताना है। तो वो बताने के लिए एक बार यहाँ पे वापस देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट का आंसर क्या होगा। तो मिस्टर ए की लिमिट कितनी है, मिस्टर ए की लिमिट है भाई 20 कंपनी, राइट, उसमें से उसने एग्जॉस्ट कितनी की है, तो मिस्टर ए ये रहा, मिस्टर ए रहा, राइट, मिस्टर ए की लिमिट कितनी एग्जॉस्ट हो चुकी है, 4 हो चुकी है, यानी इसने जो है मिस्टर ए ने 20 कंपनीज में से 4 कंपनीज अपनी यूटिलाइज कर ली है। तो इसकी कितनी कंपनीज बची, इसकी बची 16 कंपनीज। मिस्टर बी, इसकी भी लिमिट 20 कंपनीज है, जिसमें से उसने 6 कंपनीज का ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रखा है। ये देखो 6 कंपनीज का मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर रखा है। तो यानी इसका कितना बच रहा है, इसका बच रहा है 14 कंपनीज फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, 14 कंपनीज। नाउ मिस्टर सी ने जो है वो मिस्टर सी ने 10 कंपनीज का ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रखा है। तो अब उसके पास कितना बच रहा है, चलो देख लेते हैं। मिस्टर सी, तो इसकी 20 कंपनीज होती है, जिसमें से उसने 10 कंपनीज का ऑलरेडी एक्सेप्ट करा, यानी बच कितना रहा है 10 कंपनीज, राइट। तो अब अपन देखोगे ना, तो ये 16 कंपनीज, ये 16 कंपनीज, ये 14 कंपनीज और ये 10 कंपनीज का टोटल करोगे ना तो 40 कंपनीज ही आएगा, समझ रहे हो। तो ये देखो ये सारे तो प्रोविजंस लिख रखे हैं, क्या एक बार रीड कर लेना। अब मेन आंसर अपना यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो टोटल नंबर ऑफ ऑडिट फॉर विच द फर्म एलिजिबल है वो 60 है, जो अपने देखा यहाँ पे कि 60 कंपनीज होते हैं, ये वाला क्राइटेरिया। उसके अंदर फिर क्या बताया गया है कि अभी उसने कितना इंडिविजुअल कैपेसिटी कितना यूज कर रखा है 20, तो फिर हमारे फर्म के लिए कितना बच रहा है 40। सिमिलरली इंडिविजुअल की बात की जाए तो मिस्टर ए 20 होल्ड कर सकता है, जिसमें से उसने 4 होल्ड कर रखा है, तो 16 बचा है। मिस्टर बी ने भी जो है 20 होल्ड कर सकता है, जिसमें से उसने 6 यूज कर लिए, तो 14 बच रहा है। सिमिलरली इसका 10 बच रहा है, ये समझ आया। फिर ये क्वेश्चन में it has been assumed that the company given in these questions are not 1% company, government company, small company, private company या having a paid up share capital of less than 100 करोड़। इस चीज के अंदर हमने ये अज्यूम किया है कि ये जो भी कंपनीज हैं वो ये क्राइटेरिया के अंदर नहीं आती, यानी इसको हमने कंसिडर नहीं करा है। एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है
कि यहाँ पे डोरमेंट कंपनी को भी काउंट किया जाता है, डोरमेंट कंपनी, ठीक है, मतलब डोरमेंट कंपनी भी होगी तो हम उसको फॉर द पर्पज ऑफ द सीलिंग लिमिट हम काउंट नहीं करेंगे, राइट। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब और कौन कौन नहीं अपॉइंट हो सकता है, कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिटर। तो अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, यानी कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया यानी फाउंड गिल्टी होता है, उसको गिल्टी किसी भी चीज के लिए, कोई ऑफेंस के लिए जो कहीं ना कहीं फ्रॉड से लिंक है, तो अगर उसके रिलेटेड अभी भी कन्विक्टेड माना गया है एंड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर हैज नॉट इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, यानी जब भी उसको दोषी ठहराया गया था तब से लेकर के अभी तक 10 साल का पीरियड जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ है, इलैप्स नहीं हुआ है, तो भी तुम जो है एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। यानी अगर 10 साल का लिमिट जो है वो एक्सीड हो जाता है 10 साल के बाद, वो एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। नाउ a person who directly या indirectly renders any services referred in section 144 to the company or its holding company or its subsidiary company, तो वो पर्सन भी काउंट नहीं किया जाएगा, वो पर्सन भी डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। कौन? जो 144, अभी इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे क्या है तो वो समझ जाओगे। सिंपल सा समझो कि अगर तुमने 144 का सबसे 144 के सेक्शन की चीजें जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी को दी है या कंपनी के होल्डिंग को दी है, कंपनी या कंपनी को होल्डिंग को दी है या फिर उसके सब्सिडरीज को दी है, यानी कंपनी की सब्सिडरी को दी है, तो तुम जो है डिस्क्वालिफाइड हो फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। यानी कौन किसको दी है? कंपनी को दी है, राइट, कंपनी की सब्सिडरी को दी है, सब्सिडियरी, एंड कंपनी के होल्डिंग को दिया, तो तुम डिस्क्वालिफाइड हो। सिंपल। तो ये हमारा सबसेक्शन 3 जो है 141 का बताया गया है। सबसेक्शन 4 क्या बताया गया है ये अपने देख लेते हैं। वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय एन ऑडिटर। इफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इनकर एनी डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन 141(3) आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ही शैल वैकेट हिज ऑफिस एज ऑडिटर। सच वैकेशन शैल बी डीम्ड टू बी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। यानी अगर किसी पर्सन को हमने अपॉइंट किया है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट एंड वो 141 सबसेक्शन 3 के हिसाब से वो डिस्क्वालिफाइड हो जा रहा है अपॉइंटमेंट के बाद, तो उसको तुरंत अपना ऑफिस जो है वो वैकेट करना पड़ेगा, यानी वो हमारे कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। ऐसे वैकेशंस को यानी ऐसे टर्मिनेशन को हम जो है कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। तो ये था अपना सेक्शन नंबर 141, बहुत ही सिंपल है, आराम से देख सकते हैं। नाउ सेक्शन नंबर 142, ये क्या कहता है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। तो अपने ने पहले लेक्चर में देखा था कि 2 तरीके की ऑडिटर होते हैं, एक होता है फर्स्ट ऑडिटर, एक होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर क्या होता है कि वो टेम्पररी बेस के लिए उसे अपॉइंट किया जाता है, यानी जस्ट अभी कंपनी शुरू हुआ है तो उसके 30 दिन के अंदर हम उसको अपॉइंट करेंगे एंड उसका ऑफिस जो हो वो होल्ड किया जाएगा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। कितने समय के लिए? तो टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो वो टेम्पररी बेस के लिए होता है। फिर वहां पे अपने जो है सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, या तो उसी को करना है या फिर किसी और को करना है। देन वो जो है वो बोर्ड की मेंबर्स की जो है वो सोच रहती है, डिसीजन रहता है। तो अब उनका रेम्यूनरेशन भी तो फिक्स करना पड़ेगा। रेम्यूनरेशन अगर सिंपल भाषा में बोलो तो उनको कितना पैसा मिलेगा, उनको सैलरी नहीं बोलते हैं बट रेम्यूनरेशन यूज करते हैं यहाँ पे। तो अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर है तो द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर हैज टू बी फिक्स्ड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग और इन सच मैनर एज द जनरल मीटिंग मे डिटरमाइन। या तो जनरल मीटिंग के अंदर उसका रेम्यूनरेशन फिक्स कर दिया जाएगा, या तो जनरल मीटिंग में ये बताएंगे कि हम कब या कौन से तारीख को या किस मैनर में आपका रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि भैया इसी में हमने जो है आपका रेम्यूनरेशन फिक्स कर दिया। सेकंड में क्या है कि जनरल मीटिंग में हमने ये मैनर डिसाइड कर दिया कि हम आगे किस हिसाब से आपका रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे। एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। फिर फर्स्ट ऑडिटर के लिए क्या बोला गया है कि व्हाइल द रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर शैल बी फिक्स्ड बाय द बोर्ड व्हिच अपॉइंटेड हिम। यानी यहाँ पे जो है बोर्ड ही आपका रेम्यूनरेशन फिक्स करेगी। आपने फर्स्ट ऑडिटर का सेक्शन देखा भी होगा, तो उसके अंदर ये भी बताया था कि फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा। तो फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड अपॉइंट करता है विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। नाउ रेम्यूनरेशन में इंक्लूड क्या क्या होगा वो वाली चीजें भी देख लो। तो द रेम्यूनरेशन सो फिक्स्ड इन एडिशन टू फी पेबल टू एन ऑडिटर टू इंक्लूड, यानी जो रेम्यूनरेशन हमने फिक्स कर दी कि हाँ ये तुम्हें मिलना है, वो तो मिलना ही मिलना है, साथ ही साथ और क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो वो सारे एक्सपेंस जो भी ऑडिटर ने इनकर्ड किए हैं इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द
कंपनी दैट इज खुद के पॉकेट एक्सपेंसेस जो भी किए हैं वो, यानी समझो कि मैं किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ एंड वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो फिर मैं वहाँ अपने जगह से, अपने प्लेस ऑफ द बिजनेस से वहाँ पे जा रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑडिट, तो फिर मेरी ट्रैवल की खर्चे, फिर मेरे रहने की खर्चे, देन मेरे होटल स्टे की खर्चे के अंदर आ गया फूड के एक्सपेंसेस, वो सारे जो है वो कौन बेयर करेगा, वो सारे जो है कंपनी बेयर करेगी, तो वो भी हमारे रेम्युनरेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। फिर एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम, अब जैसे मैं उसकी कंपनी में जाकर के वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो उस कंपनी के अंदर उसने मेरे को पर्टिकुलरली कोई ऑफिस प्रोवाइड की कि हाँ यहाँ पे आप काम करो, कैबिन प्रोवाइड करा, फिर मेरे को इंटरनेट प्रोवाइड करे, मेरे को पेपर्स प्रोवाइड किए, स्टेशनरीज दिए, तो वो सारी चीजें भी जो है मेरे रेम्युनरेशन के अंदर इंक्लूड होगा। सिंपल सी चीज है, जो रेम्युनरेशन फिक्स किया है वो तो रहना ही रहना है, फिर वो सारे एक्सपेंसेस जो फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट मैंने खर्च करे हैं वो, एंड जो भी मेरे को सर्विसेज के लिए मिली है वो सारी चीजें भी हम ऑडिट के लिए हम रेम्युनरेशन में काउंट करेंगे। किसको काउंट नहीं करेंगे? तो इट इज नॉट टू इंक्लूड एनी रेम्युनरेशन पेड टू हिम फॉर एनी अदर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। यानी मैं कंपनी का ऑडिट करने गया था और फिर कंपनी मेरे को रिक्वेस्ट कर रही कि भाई तुम मेरे को जीएसटी के एडवाइजरी का भी सर्विस दे दो, या फिर मेरे कंट्रोल्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है तो मेरे इंटरनल कंट्रोल को अच्छे बनाने के लिए भी सर्विस दे दो। भाई वो रेम्युनरेशन में काउंट नहीं किया जाएगा, वो फिर अलग सर्विसेज होगी और वो भी हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो हमें सेक्शन नंबर 144 बताएगा। तो ये वाली चीज है अपना सेक्शन नंबर 142 रेम्युनरेशन के बारे में। एक एग्जांपल है, क्या देखो, SHRD प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टेंसी। एक बिजनेस है SH प्राइवेट लिमिटेड जो कि सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टेंसी के अंदर एंगेज है, उनका कोर बिजनेस ये है। द कंपनी हैज एनुअल टर्नओवर 2000 करोड़, बट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अच्छा नहीं है जो कंपैरेटिवली इंडस्ट्री के अंदर होता है, बहुत कम माना जा रहा है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, द कंपनी प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर एट द बोर्ड मीटिंग, हाउएवर द रेम्युनरेशन वाज नॉट फाइनलाइज्ड। यानी क्या हो रहा है, देखो सिंपल सा, एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसीज में काम, मतलब उनका बिजनेस वहां पे, कंपनी का टर्नओवर जो है वो 2000 करोड़ है, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन एज कंपेयर टू इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड्स बहुत कम है। तो उन्होंने क्या किया कि ये वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करने का प्रपोज करा कि हमें एक ऑडिटर रखना चाहिए, तो लेकिन जो रेम्युनरेशन है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। Now, the statutory auditor completed the engagement formalities, including the engagement letter between the company and the auditor, and it was decided that the engagement letter be signed without fee. That is without the clause that the fee to be mutually decided. In this situation, engagement letter with such arrangement is valid. यानी सिंपल सा ही पूरे एग्जाम्पल का क्रक्स बताऊं ना, तो हमने ऑडिटर को अपॉइंट करने का सोचा, हमने प्रपोज किया। नाउ ऑडिटर को हमने अपॉइंट कर लिया है, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो हमने कर लिए, उसके सारे लेटर्स जो है कंपनी और ऑडिटर के बीच में होने चाहिए वो भी हमने कर लिए, लेकिन अभी तक हमने फी जो है वो डिसाइड नहीं की है। लेकिन उसके अंदर हमें ये बताया गया है, उस कंपनी के अंदर उस चीज के अंदर ये बताया गया कि जो भी क्लॉजेस हैं फीस के वो हम बाद में म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे। तो ठीक है भाई, ये सिचुएशन वैलिड है। अपने ने ऊपर ही पढ़ा था कि फी जो है हम बाद में भी अपॉइंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा ना कि या तो जनरल मीटिंग में हो जाएगा या फिर ऐसा मैनर जो जनरल मीटिंग में बताएगा कि हम इस मैनर में जो है बाद में डिसाइड कर सकते हैं। तो वही वाली चीज के ऊपर केस स्टडी टाइप बताया था, एकदम सिंपल। तो ये था अपना सेक्शन नंबर 142 रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर। नाउ सेक्शन नंबर 143 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 143 क्या बोलता है? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी हम जो ऑडिटर हैं, हमारी पावर्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, उसके बारे में बताया गया। सबसेक्शन 1, पावर्स ऑफ ऑडिटर। तो हमारे पास क्या क्या पावर है? हम एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर्स, यानी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है कंपनी के, जो भी उसके वाउचर्स है, हमें उसको एक्सेस करने का पूरा पावर है। एवरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल हैव द राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल द टाइम, यानी हर वक्त किसी भी टाइम पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट या वाउचर्स जो भी कंपनीज के हैं उसे एक्सेस कर सकते हैं, भले ही रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा हो या फिर कोई दूसरी प्लेस पे रखा हो। ये चीज़ है, यानी हम बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, वाउचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, भले वो रजिस्टर्ड ऑफिस में हो या फिर किसी और जगह पे रखा हो।
entitled to have necessary information and explanation. He shall be entitled to require from officer of the company such information and explanation as the auditor may consider necessary for the performance of his duty as auditor. यानी ऑडिटर को जो भी लगता है कि भाई मेरे को एज एन ऑडिटर ये ड्यूटी है, तो वो जो है ऑफिसर्स जो भी कंपनी के ऑफिसर्स है वो सारे इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, वो सारे एक्सप्लेनेशन उससे मांग सकता है, जो भी उसको लगता है कि नहीं मेरे को परफॉर्मेंस के लिए ये चीजें तो समझनी पड़ेगी, तो तुम मुझे बताओगे कि हाँ ये चीजें क्या है, ये चीजें कैसे हो रही है, वो वाली चीज बताई गई है। यानी सिंपल सा है, मेरे को इंक्वायर करने का भी पावर है। पहले में है मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट वो सारी चीजों को एक्सेस करने का पावर है। सेकेंड के अंदर है कि मैं उनसे इंक्वायर कर सकता हूँ एट एनी मैटर दैट इज रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। ये वाली चीज बताई गई है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या बोला गया, एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स सब्सिडरीज, यानी जो भी सब्सिडरीज हैं उनके जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसकी पावर की बात की गई है। तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। किस मैटर में, इस वाले मैटर में। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी which is holding company shall also have the right of access to the records of all its subsidiary company। यानी अगर मैं होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर हूँ एंड उसके सब्सिडरीज कंपनी है या फिर एसोसिएट कंपनीज है, तो उनके रिकॉर्ड्स का भी मेरे पास पूरा का पूरा एक्सेस है, इन सो फार एज अगर वो रिलेटेड टू कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विद दैट ऑफ सब्सिडरीज एंड एसोसिएट। यानी अगर वो सब्सिडरी कंपनी या फिर उस एसोसिएट कंपनी, वो दोनों के बीच का हमारा अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो हमें उस चीज के अंदर वो सामने वाली कंपनी यानी सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी का भी रिकॉर्ड एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज बताई थी सबसेक्शन 1 के अंदर ही। नाउ मेन प्रोविजन यहाँ से शुरू हो रहा है, प्रोविजन यहाँ से शुरू हो रहा है कि भाई हम ऑडिटर की ड्यूटीज क्या होती है क्या नहीं होती है वो बताया गया है। तो मैटर्स ऑफ इंक्वायरी, हमें क्या क्या इंक्वायर करना चाहिए। द ऑडिटर शैल इंक्वायर इनटू द फॉलोइंग मैटर्स नेमली, हाँ जी क्या क्या इंक्वायर करना चाहिए बताओ, हमें जरूर बताओ। तो कुछ पॉइंट्स है, हमें वो पॉइंटर्स हमेशा जब भी हम ऑडिट कर रहे हैं तो उस पॉइंटर्स का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला, whether loans and advances made by the company on the basis of security has been provided properly secured, and whether the term on which they have been made are prejudicial to the industry to the interest of the company or its member। पहले इसको हाफ तरीके से पढ़ते हैं, पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। क्या बोला गया कि अगर कंपनी ने कोई भी लोन या फिर एडवांसेस किसी को दिए हैं, तो वो क्या प्रॉपर बेस ऑफ सिक्योरिटीज पे दिए हैं एंड क्या उसको प्रॉपरली सिक्योर किया है या नहीं किया है, ये क्वेश्चन हमें पहले पूछना चाहिए। पहला सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कंपनी ने जो है वो किसी को भी लोन्स या फिर एडवांस दिया है, तो क्या वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं, ये चीज भी होनी चाहिए। सिक्योर्ड है या नहीं, या फिर प्रॉपरली सिक्योरिटीज हमने ली है या नहीं, वो चीजें हमें, वो क्वेश्चन पहले हमें पूछना चाहिए। फिर वेदर, ये ए पॉइंट का पहला पॉइंट था, एंड वेदर यानी साथ ही साथ और भी पूछना चाहिए कि वेदर द टर्म ऑन विच दे हैव बीन मेड, यानी ये कंपनी ने जिस टर्म पे ये लोन और एडवांसेस दिए हैं, क्या वो किसी भी एंगल से प्रीजुडिशियल यानी इंजरियस टाइप में, किसी भी तरीके से जो कंपनी है या फिर मेंबर्स का इंटरेस्ट है वो प्रीजुडिशियल है, यानी किसी भी, मैंने ऐसा कोई टर्म ले लिया जो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, प्रीजुडिशियल है समझ लो अच्छा नहीं है, या फिर वो मैंने ऐसा कोई भी टर्म ले लिया जो मेंबर्स के लिए अच्छा नहीं है। यानी एग्जांपल दो, तो भाई मैंने किसी को लोन दिया और मैंने उसको बोला कि भाई तू कोई दिक्कत नहीं, तू 5 साल तक मेरे को रिपे ना कर, कोई दिक्कत नहीं। भाई 5 साल तक नहीं रिपे करेंगे तो हमारा कैपिटल कहाँ आएगा, कहाँ से जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के इंटरेस्ट के लिए प्रीजुडिशियल है, यानी कंपनी के इंटरेस्ट के लिए हानिकारक टाइप है। तो ये चीज हमें बताई गई। तो हमें दो चीज देखनी है, क्या, पहला कि अगर तुमने लोन और एडवांसेस दिए हैं तो क्या प्रॉपर बेस ऑफ सिक्योरिटीज पे दिए हैं एंड उसको सिक्योर करा है या नहीं करा है, पहला क्वेश्चन ये पूछो। फिर सेकंड क्वेश्चन ये पूछो कि भाई जो भी टर्म्स है वो प्रीजुडिशियल नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो बताओ मेरे को, टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर, एकदम सिंपल। सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट में क्या बोला है, whether transaction of the company which are represented merely by book entries are prejudicial to the, यानी मैंने ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन किया है जो हम सिर्फ
बुक्स ऑफ एंट्रीज से पता कर रहे हैं। अगर बुक्स ऑफ एंट्रीज में कोई भी तरीके की ऐसी ट्रांजेक्शंस हैं जो इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी को प्रीजुडिशियल यानी उसको हानिकारक टाइप है, तो ऐसा कोई चीज है तो वो भी हमें बताना पड़ेगा, वो भी हमें इंक्वायर करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो क्यों है, कैसे है, क्या हुआ था, तो वो चीजें भी हमें पूछनी पड़ेगी। तो पहले पॉइंट में हमें लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में पूछना है, उनके टर्म्स के बारे में पूछना है। सेकंड में जो भी तुमने बुक्स एंट्रीज के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं अगर वो इंट्रोजुडिशियल है तो उसके बारे में इंक्वायर करना रहेगा। एंड थर्ड पॉइंट के अंदर क्या बोला गया है, वेयर द कंपनी नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और अ बैंकिंग कंपनी, यानी कोई ऐसी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है और बैंकिंग कंपनी नहीं है, यानी तुम्हारा पर्पस इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, यानी तुम्हारा पर्पस लोगों को लोन देना या फिर लोगों से डिपॉजिट्स लेना वो नहीं है, तुम एक नॉर्मल कंपनी हो। तो अगर तुम ऐसी कंपनी हो तो whether so much of asset of the company are consist of asset shares, यानी तुम्हारा मेनली जो असेट है कंपनी का वो एज एन शेयर कंसिडर कर रहा है या डिबेंचर कर रहा है या अदर सिक्योरिटीज कर रहा है, हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन एट विच दे वर परचेज बाय द कंपनी। ये पॉइंट का भी सिंपल सा मतलब है कि यानी तुम कंपनी हो बट अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो एंड बैंकिंग कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी नहीं हो, यानी तुम ये कंपनी नहीं हो और तुम इसको छोड़ के दूसरी कंपनी हो, तो तुम्हारे पास अगर असेट्स हैं और असेट के नाम पे मेनली तुमने क्या क्या होल्ड कर रखा है, शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, यानी किसी के शेयर किसी कंपनी के शेयर्स में तुमने इन्वेस्ट कर रखा है या फिर डिबेंचर्स जो है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है या फिर और क्या क्या है या फिर कोई दूसरी सिक्योरिटीज जो है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो समझ लो कि ये सारी चीजें जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई भी एक चीज जो है वो 10,000 रुपीज में परचेज करी है, तो अगर तुमने इसमें परचेज की है एंड तुम सोल्ड कर रहे हो, तुम सेल कर रहे हो 9,000 के अंदर, तो ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, वो क्वेश्चन भी पूछो कि भाई तुम इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो, तुम बैंकिंग कंपनी नहीं हो, फिर भी तुम्हारे पास एसेट है कंपनी में जो शेयर्स कंसिस्ट कर रहे हैं, डिबेंचर्स कंसिस्ट कर रहे हैं या फिर अदर सिक्योरिटीज कंसिस्ट कर रहे हैं एंड तुमने उसको सोल्ड किया है, तुमने उसको सेल किया है एट अ प्राइस, यानी एट अ प्राइस देन दैट एट विच दे वर परचेज, यानी जिस पे परचेज किए उसके लेस देन प्राइस में तुमने सोल्ड किया है, तो क्यों किया है वो चीज भी इंक्वायर करो। एकदम सिंपल पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर तुम इन्वेस्टमेंट कंपनी हो या बैंकिंग कंपनी हो और तुम मतलब नहीं हो, सॉरी, अगर तुम इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो, बैंकिंग कंपनी नहीं हो, कोई दूसरी कंपनी हो, स्टिल तुम्हारे कंपनी के अंदर एसेट के नाम पे शेयर्स हैं, डिबेंचर्स है या फिर कोई दूसरी सिक्योरिटीज हैं और तुमने उसको सेल कर दिया है एट अ प्राइस लेस देन तुमने उसको जो परचेस किया था, यानी सिंपल सी बात है तुमने लॉस में सेल किया है। क्यों किया है भाई, ये तुम्हें मजा आ रहा है, कौन सी तुम्हें अच्छी बात लग रही है कैसे करने में, तो वो चीजें भी अगर है तो वो चीजें पता करो, उस चीज के बारे में इंक्वायर करो। नेक्स्ट पॉइंट, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी सॉरी अगर कोई कंपनी है, जस्ट अ सेकेंड, पानी पी लो मैं। ठीक है, अगर कंपनी ने कोई भी लोन्स और एडवांसेस दिए हैं, क्या तुमने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एज एन डिपॉजिट तो नहीं शो कर दिया, वो चीजें जस्ट पूछना है। ये जस्ट हम इंक्वायर कर रहे थे, कोई सेक्शन का नाम ही क्या है कि ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, यानी हमारी एज एन ऑडिटर ड्यूटी क्या है, तो हमारी ड्यूटी क्या है कि पहले हमें ये सारे मैटर्स जो है वो इंक्वायर करने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कंपनी मेरे को एक बात बताना, तूने कोई भी अगर तूने लोन या एडवांसेस दिए तो क्या तूने उसको एज एन डिपॉजिट तो नहीं शो किया है, भाई वो तो खुद को डिपेंड कर, लेकिन ना ही बोलेगा, बट हमारा ड्यूटी है, हमारा फर्ज बनता है कि हम एक बार पूछ लें, उसके बाद हम पर्सनली जाकर भी खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। फिर वेदर पर्सनल एक्सपेंस हैज बीन चार्ज टू द रेवेन्यू अकाउंट, यानी इसका एक एग्जांपल दो ना नॉर्मल सा, तो फिर समझो कि कंपनी का ओनर है वो आउट ऑफ इंडिया गया है, आउटसाइड इंडिया गया है जस्ट ट्रैवल करने के लिए, बट उसने
कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट में एज एन एक्सपेंस शो कर दिया है कि भाई मैं कंपनी के काम से गया था, मेरा वहाँ पे कोई सेमिनार था, यहाँ पे कोई वो था, तो वो चीज़ें भी अपने को देखने लगी भाई तुमने पर्सनल एक्सपेंस को एज एन रेवेन्यू एक्सपेंस तो नहीं शो कर दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेस के, तो वो वाली चीज़ भी सिंपल से अपने को पूछनी चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट इस का क्या बोल रहे हैं, वेदर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी दैट एनी शेयर्स हैज बीन अलॉटेड फॉर द कैश, वेदर कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अलॉटमेंट, एंड इफ नो कैश हैज एक्चुअली बीन सो रिसीव्ड, वेदर द पोजीशन एज स्टेटेड इन द अकाउंट बुक्स एंड बैलेंस शीट इज करेक्ट। ठीक है, इसको भी आधा आधा पढ़ते हैं। यानी इस चीज का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर तुमने ये शो करा है कि यानी तुमने ये शो करा है कि मैंने जो है शेयर्स को अलॉट करा है, यानी अपनी कंपनी के शेयर्स को अलॉट करा है कैश के लिए, मतलब मनी के लिए, यानी सिंपल सा है कि मैं शेयर्स दूंगा, सामने से मेरे को पैसा मिलेगा, यही प्रोसेस रहता है कि तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें शेयर देता हूँ। तो इस प्रोसेस के लिए तुमने कुछ काम किया है तो उसके आगे क्या बोला गया है, तो ये चीज हो। अगर ऐसे बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनीज के अंदर स्टेट करा है कि शेयर्स को जो है अलॉटमेंट किया गया है कैश के लिए, ऑब्वियसली उसी के लिए करते हैं, तो क्या सच में कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उस अलॉटमेंट के रिलेटेड हमें पैसे मिले हैं नहीं मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं तो क्या जो भी पोजीशन बताई जा रही है बुक्स ऑफ अकाउंट में कि हाँ क्यों नहीं मिले हैं या फिर क्या रीजन से नहीं मिले हैं, बैलेंस शीट में जो भी बता रहे हैं क्या वो करेक्ट है, रेगुलर है और मिसलाइडिंग तो नहीं है। बहुत सिंपल है। एक और बता देता हूँ कि भाई मैंने शेयर्स को अलॉट किया है कैश के लिए, मैंने ये चीज दिखाई भी है कि हाँ ऐसा ऐसा है, मैं तो यही बोल रहा हूँ, क्या तो सच में क्या उस चीज के लिए कैश मेरे को मिला भी है कि नहीं मिला है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे हम कि क्या अगर तुम ठीक है कैश नहीं मिला है तो तुम जो भी पोजीशन बता रहे हो कि नहीं भाई इस सो एंड सो रीजन की वजह से मेरे को पैसे नहीं मिले हैं, ये बैलेंस शीट में जो भी चीज दिखा रहे हो कि भाई बैड डेट हो गया या फिर रिसीवेबल है क्या क्या है, तो वो करेक्ट होना चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए और वो मिसलाइडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सेक्शन अपना खत्म होता है, एकदम सिंपल सब सेक्शन है। ये सारी चीजें हम जो है हमें इंक्वायर करनी रहती है। नाउ द सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, रिपोर्ट टू मेंबर्स। ये था हमारा मैटर ऑफ इंक्वायरी। नाउ हमें मेंबर से रिपोर्ट भी करना पड़ेगा, मेंबर को रिपोर्ट करना पड़ेगा किस चीज का, तो द ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर ऑफ कंपनी फॉलोइंग चीजों का, क्या कि भाई जो भी अकाउंट्स मैंने एग्जामिन किए हैं, मैंने चेक करा है कि हाँ ये सही है वो नहीं है ये नहीं है, जो भी है वो जो भी मैंने एग्जामिन करा है वो मेरे को मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि भाई ये देख ये सारी चीजें है, ये मैंने एग्जामिन किया है और मेरे को अभी कोई डिस्क्रिपेंसी लग नहीं रही, या फिर अगर मेरे को डिस्क्रिपेंसी लग रही है तो मैं बताऊंगा भाई देख ये चीज है मेरे को यहाँ पे गलत लग रहा है, तू बता जैसा दिखना होगा। एंड वो सारे ये अकाउंट्स की बात कर रहा है, अकाउंट्स यानी समझ लो मैंने ट्रेड रिसीवेबल का जो है वो एग्जामिन किया है, कैश एंड बैंक बैलेंस का एग्जामिन किया है, ट्रेड पेएबल का एग्जामिन करा है, बैंक्स का एग्जामिन करा है, फिर लोन्स का एग्जामिन करा है, ये सारी नॉर्मल से एग्जांपल। दूसरा उसके साथ साथ मेरे को सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एलिमेंट्स हैं जो मेरे को इस एक्ट के अंदर रिक्वायर्ड है कि कंपनी के अंदर मेरे को प्रेजेंट करना है, तो वो सारी चीजें के अंदर भी अपने को बताना पड़ेगा। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स मतलब भैया तो यार सिंपल सा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, फिर कैश फ्लो हो गया, फिर बैलेंस शीट हो गया, तो ये सारी चीजें भी मेरे को मीटिंग के अंदर लिखनी पड़ेगी, मीटिंग के अंदर बतानी पड़ेगी। नाउ the auditor while making the report shall take into account the provision of the act, the accounting and auditing standards and matter which are required to be included in the audit report under the provision। यानी सिंपल सा ये बोला गया कि जब भी हम रिपोर्ट बना रहे हैं ना तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का जो भी प्रोविजंस है उसको कंसिडर करना चाहिए, जो भी एक्ट बोले जिस हिसाब से हमें बनाना चाहिए तो वो सारी चीजें हमें कंसिडर करनी चाहिए।
The auditor shall express his opinion on the account and every financial statement examined by him. ये अपने ऊपर पढ़ा. He shall express an opinion according to him and to the best of his knowledge information whether the said account financial statement gives a true and fair view of the state of the company affairs at the end of its financial years and profit and loss cash flow for the year. यानी सिंपल सा है कि भाई मैं सारे जो भी एग्जामिन करूंगा उसे जो है ओपिनियन उस बेस पे देने पड़ेंगे. उसको एक्सप्रेस करना चाहिए कि भाई मेरे हिसाब से और मेरे बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन और नॉलेज के हिसाब से जो भी अकाउंट्स हैं वो सही व्यू दे रहे हैं. कंपनीज का एकदम परफेक्ट व्यू बता रहे हैं कि हाँ ये क्या बोलना चाहता है क्या नहीं बोलना चाहता, वो सारी चीज बताई गई है. सिंपल सा यानी पहले वाले में बताया गया कि हमें सारे रूल्स का पालन करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग. और सेकंड के अंदर बोला गया है कि अपने को हमारे बेस्ट ऑफ द नॉलेज के हिसाब से बताना चाहिए कि क्या कंपनीज के अफेयर सच में सही है नहीं है या फिर जो भी है वो मेरे को बताना चाहिए. तो ये वाला पॉइंट्स अपने को बताया था, नॉर्मल सी चीज, कोई खास उतना दिक्कत नहीं है. नाउ सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? एक सेकंड, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट तो पहले तो अपना था कि देखो 143 अपने ने शुरू करा तो पहले अपने ने पावर देखा कि पावर क्या मिला है, तो उसके अंदर 3 पावर थी अपने पास. फिर अपने ने देखा कि हमारी ड्यूटीज क्या है, पावर के साथ तो ड्यूटी भी आएगी ना, तो हमें क्या क्या इंक्वायर करना है वो चीजें अपने ने पूछी थी, वो चीजें अपने को पता चली. फिर अपने को मेंबर्स को क्या क्या रिपोर्ट करना था वो अपने ने चीजें पूछी थी. फिर सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि भाई हमने जो ऊपर रिपोर्ट का बात की वो तो करना ही करना है, साथ ही साथ और भी क्या क्या बताना है. द ऑडिटर रिपोर्ट शैल आल्सो स्टेट, उसके अंदर और क्या क्या बताना चाहिए कि क्या वेदर ही यानी मैंने वेदर ही हैज सॉट एंड ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, यानी मैंने सारी चीजें सर्च की. सॉर्ट यानी सर्च समझो, सॉर्ट यानी सर्च कि मैंने वो सारे इंफॉर्मेशन सर्च करे हैं, वो सारे एक्सप्लेनेशन सर्च करे हैं या फिर वो सारी चीजें मैंने ऑब्टेन करी है विच टू द बेस्ट ऑफ मेरे नॉलेज और मेरे बिलीफ पे ये लग रहा है कि वो नेसेसरी होता फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट. यानी सिंपल सा डिटेलिंग बताऊं तो मेरे हिसाब से, मेरे बेस्ट ऑफ द नॉलेज के हिसाब से ऑडिट जब मैं कर रहा हूं तो उसके लिए मेरे को ये इंफॉर्मेशन, ये फलाना इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहिए था, ऑब्टेन करना चाहिए था, ये सो एंड सो एक्सप्लेनेशन मेरे को उनसे सर्च करना चाहिए था, ऑब्टेन करना चाहिए था. तो क्या मैंने वो सारी चीजें ली है या नहीं ली है, तो वो सारी चीजें मेरे को बतानी पड़ेंगी. एंड अगर मैंने ये सारी चीजें नहीं ली है या फिर कुछ चीजें नहीं ली है तो उसका डिटेल देना पड़ेगा कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आ सकता है. सिंपल. यानी अगर अब दूसरे पॉइंट पे देखेंगे ना तो क्या बोला गया है, ये तो फर्स्ट पॉइंट था कि मैंने सारी चीजें जो है सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन की है या नहीं की है. सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि वेदर इन हिज ओपिनियन यानी मेरे ओपिनियन के हिसाब से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी, यानी लॉ के हिसाब से जो कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने चाहिए थे प्रॉपरली, क्या वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं है. सो फार एज अपीयर फ्रॉम हिज एग्जामिनेशन, यानी जो भी मैंने एग्जामिनेशन किया है उसके बेस पे मुझे क्या सही से लगता है कि नहीं लगता कि कंपनी ने जो भी लॉ के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए था क्या उसने वो करा है, नहीं करा है. नहीं करा है तो बताओ क्यों नहीं करा, और अगर कर रहा है तो वो सारी चीजें बताओ. ठीक है. एंड सेकेंडली कि क्या वेदर प्रॉपर रिटर्न्स एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट, यानी ऑडिट करने के लिए जो भी प्रॉपर रिटर्न्स चाहिए थे क्या वो प्रॉपरली ब्रांचेस से मेरे को रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो कि मैंने विजिट नहीं किया था वहां पे. भाई मेरा काम वहां पे जाने का नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी रिटर्न्स प्रॉपरली मेरे को भेजने चाहिए थे ताकि मेरा ऑडिट का काम हो जाए, तो क्या वो प्रॉपरली तरीके से उसने भेजे हैं या नहीं भेजे, ये सिंपल सा अपने को क्वेश्चन पूछना रहता है. एक एग्जांपल देता हूं. यानी ये फर्स्ट वाले में क्या बोला गया कि अगर ऑडिटर जो है किसी एक्सपेंस के लिए मैनेजमेंट से पूछा कि भाई मेरे को ये एक्सपेंस का ब्रेकडाउन दो, मेरे को ये एक्सपेंस का ब्रेकअप दो कि क्या क्या चीजें है क्या नहीं है, मेरे को इस चीज के बारे में बताओ. बट मैनेजमेंट ने
उस चीज के बारे में मेरे को बताया ही नहीं, तो कहीं ना कहीं अब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है नहीं, मेरे पास ये एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो मेरे को इस पर्टिकुलरली एक्सपेंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा उस चीज के बारे में मेरे को बताना पड़ेगा। तो ये अपना इफ नॉट वाला क्राइटेरिया आ गया, और अगर उसने दे दिया तो भाई अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस वाले पॉइंट के अंदर समझो कि अगर मेन ऑफिस जो है अपने मेन ऑफिस होगी, फिर मेन ऑफिस के अंदर नीचे ब्रांच आता है, तो ये सारी चीजें तो अपने ने फाउंडेशन में पढ़ के रखी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो मेन ऑफिस जो है वो क्लीन अकाउंट है, यानी उसका जो भी सारी चीजें थी उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो एकदम सही है। बट ब्रांच की कुछ बुक्स जो है वो मिसिंग है, तो ऑडिटर को ये वाली चीजें भी बतानी पड़ेगी। ये वाली चीज के अंदर वही है कि क्या प्रॉपरली रिटर्न्स जो है वो हमें फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट मिले हैं या नहीं मिले हैं, वो चीजें भी अपने को बतानी पड़ेगी। फिर थर्ड पॉइंट के अंदर क्या बोला गया है, वेदर द रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस of the company audited under the subsection 8 by a person other than company's auditor has been sent to him under the proviso to that subsection and the matter in which he has dealt with it in preparing his report। इस चीज के लिए क्या बोला गया, एक बात है, एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं अपना। समझो मैं इस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं एबीसी, मैं एबीसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं जो कि लोकेटेड है इन मुंबई। नाउ इसकी एक ब्रांच है जो कि है इन दिल्ली, ठीक है। अब वहां की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ऑडिट किया जाता है बाय अनदर ऑडिटर, यानी वहां का कोई लोकल सीए होगा वो इस चीज को ऑडिट करता है, ठीक है। तो अब मैं इस कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं, नाउ इस कंपनी से रिलेटेड है ये ब्रांच, तो मेरे को इस चीज के बारे में भी जानना तो पड़ेगा। तो क्या मेन ऑडिटर यानी मैं जो है उसने ये दिल्ली वाली ब्रांच का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो प्रॉपर तरीके से मैच किया है नहीं किया, ऑडिट करा है नहीं करा, वो चीज पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अब ये एग्जांपल है, इसे समझाओगे क्या। तो वेदर द रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी, यानी जो भी ब्रांच ऑडिट जो भी ब्रांच कंपनी है तो उसके जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी ब्रांच के ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट है, यानी ये वाली बात कर रहे हैं, वो जो भी ऑडिट किया गया है अंडर द सबसेक्शन 8 बाय द पर्सन अदर देन कंपनीज ऑडिटर, यानी मैं तो इस कंपनी का ऑडिटर हूं ना, ये वाली कंपनी का तो कोई लोकल सीए ऑडिटर है, वो वाली चीज बताएगी। हैज बीन सेंड टू हिम, यानी इस पर्सन ने या फिर इस ब्रांच ने जो है मेरे को इस पर्पस के लिए सारी इंफॉर्मेशन सारे बुक्स ऑफ अकाउंट दिए हैं नहीं दिए हैं इस प्रोविजंस के अंदर, जिस बेस पे भी मेरे को ये रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है, वो वाली चीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। एकदम सिंपल। नाउ डी पॉइंट क्या बोला गया है, वेदर द कंपनीज बैलेंस शीट, यानी कंपनी का जो भी बैलेंस शीट है, कंपनी का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा, जो भी इन रिपोर्ट के अंदर हमने बताई गई है आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जो रियल में कंपनीज के बैलेंस शीट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो कुछ और बोल रहे हैं, बट रिपोर्ट के अंदर हमारे हिसाब से जो आ रहा है वो कुछ गलत बोल रहे हैं, तो वो डिस्क्रिपेंसी नहीं होना चाहिए। दोनों तरीके से जो भी रिपोर्ट के अंदर है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दोनों को इन अग्रीमेंट में होना चाहिए, दैट इज दोनों को सेम होना चाहिए, वो अलग नहीं हो सकते हैं। ये डी पॉइंट है। फिर ई पॉइंट के अंदर बोला गया कि वेदर इन हीज ओपिनियन, यानी मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर्ली AS2 का कंप्लाई कर रहे हैं। कि AS2 क्या बोलता है कि इन्वेंट्री के हमें इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक हो गए वो सारी चीजें, उसकी हमारी प्रॉपर एक वे बताते हैं कि हमें अगर इसकी कैलकुलेशन करना है कॉस्ट का, इसके वैल्यू का कैलकुलेशन करना है, तो ये प्रोसीजर हमारे पास कुछ दे रखी है, तो क्या हम इसका अप्लाई नहीं कर रहे हैं उसी चीज का कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो वो वाली चीजें बताई गई सिंपल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। फिर और क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने को रिपोर्ट ऑफ मतलब मेंबर्स के लिए, तो द ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द मैटर व्हिच हैज
which have any adverse effect on the functioning। यानी मैंने कंपनी का ऑडिट करा और मेरा उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कुछ ऑब्जर्वेशन रहा है, मेरा कुछ उसकी कमेंट रहा है कि शायद कंपनी में कुछ एडवर्स इफेक्ट है, यानी सही नहीं है, कंपनी सही से काम नहीं कर रही, या फिर यहाँ पे कुछ घपला हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोचे हो रहे हैं, तो वो सारे ऑब्जर्वेशन जो मेरे को लग रहे हैं तो वो मेरे को रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, वो मेरे को मेंबर्स को बताना पड़ेगा। फिर whether any directors is disqualified from being appointed as director under subsection 2 of the section 164। ये भी चीज एकदम सिंपल है कि अगर कंपनी के अंदर कोई डायरेक्टर है तो अगर बाय चांस वो डिसक्वालिफाइड है बट फिर भी उसे अपॉइंट कर रखा है तो उस चीज के बारे में भी अपने को और कम मेंबर्स को बताना पड़ेगा। यानी एक कंपनी है उसके अंदर डायरेक्टर अपॉइंटेड है बट वो इस सेक्शन के हिसाब से अपॉइंट नहीं होना चाहिए था, वो किसी भी एंगल से यहाँ पे डायरेक्टर नहीं बनना चाहिए था, फिर भी वो है, तो वो चीजें हमें बतानी पड़ेगी। फिर एनी क्वालिफिकेशन, जो भी कोई क्वालिफिकेशंस है या फिर रिजर्व्स है या फिर रिजर्वेशंस है या फिर एडवर्स रिमार्क है टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयरइन, तो उसके बारे में भी अपने को बताना पड़ेगा, उसके बारे में भी अपने को मेंबर्स को बताना पड़ेगा ना। क्वालिफिकेशन क्या, क्वालिफिकेशन यानी जब ऑडिटर स्पेसिफिक इशू को पॉइंट आउट करता है, यानी क्वालिफिकेशन यानी जब ऑडिटर स्पेसिफिक पॉइंट को, यानी कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा ना उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। कैसे, यानी समझो कि मैंने कंपनी का कोई ऑडिट करा है ना, मेरे को वहां पे लग रहा है कि भाई इस कंपनी में ना जो इन्वेंट्री का प्रोसेस होना चाहिए, जो इन्वेंट्री की कैलकुलेशन होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल जो है वो फेयर है, यानी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली इन्वेंट्री का जो चीज है वो सही से वो लोग नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली मैं बैंक का भी बोल सकता हूँ, सिमिलरली मैं ट्रेड रिसीवेबल का भी बोल सकता हूँ, सिमिलरली मैं प्रोविजंस का भी बोल सकता हूँ कि ये प्रोविजन सही से नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भी वो कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, तो वो क्वालिफिकेशन हो गया, वो स्पेसिफिक मैटर हो गया कि हाँ ये वाली चीज है। तो अगर मेरे को कोई क्वालिफिकेशन लग रहा है तो वो मेरे को बताना पड़ेगा। या फिर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन क्या होता है, रिजर्वेशन क्या बोल रहे हैं, रिजर्वेशन यानी जब ऑडिटर को डाउट होता है, क्या होता है, ऑडिटर को डाउट होता है या फिर वो श्योर नहीं है, भाई डाउट होता है, श्योर तो नहीं है कि क्या है क्या नहीं किसी भी चीज के बारे में। यानी समझ लो कि कंपनी है, ठीक है, एंड उसने जो है एक लोन दिया हो जिसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर को नहीं मिला, यानी लोन तो दिया है नो डाउट, वो दिखा रहा है कंपनीज के अंदर, लेकिन उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, एग्रीमेंट लेटर होता है, फिर उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशंस लिखी रहती है कि कितना अमाउंट दिया है, क्या रेट है, क्या टेन्योर है, क्या इंस्टॉलमेंट रहती है, किस चीज पे दोनों पार्टी अग्री कर रही है, वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है ना वो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसको मिली नहीं है, तो भाई इसीलिए वो ऑडिटर को डाउट है, वो श्योर नहीं है कि इस चीज पे मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो वाली चीजें भी बतानी पड़ेगी। यानी जो भी क्वालिफिकेशन मेरे को लग रही है वो, जो भी रिजर्वेशन मेरे को लग रही है वो, या फिर कोई एडवर्स रिमार्क है वो भी मेरे को बताना पड़ेगा, किसको, मेंबर्स को बताना पड़ेगा। नाउ एडवर्स रिमार्क क्या होता है, एडवर्स रिमार्क भाई, एडवर्स रिमार्क यानी जब ऑडिटर ये बोल दे कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फेयर नहीं है, वो गलत तरीके से बताया जा रहा है, यानी कंपनी ने समझ लो एग्जांपल के लिए, कंपनी ने डेलिबरेटली जो है लॉस हाइड किए हैं सो दैट कि कंपनी की इमेज बनी रहे, या फिर डेलिबरेटली कुछ ऐसे कर रहा है जिससे खराब हो रहा है, तो वो वाली चीजें एडवर्स लग रही है, तो वो वाली चीजें भी अपने को बतानी पड़ती है। ये पॉइंट एकदम समझ आया, ठीक है। नाउ वेदर द कंपनी हैज
adequate internal financials control with reference to the financial statement in place and the operating effectiveness of such control। यानी क्या कंपनी के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट है कि नहीं है, क्या वो रॉबस्ट है यानी एकदम स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेफरेंस में है। अगर है तो वो चीजें बताओ, नहीं है तो वो चीजें भी बताओ। फिर जो भी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है उस कंट्रोल का, कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो वाली चीजें भी हमें बताओ। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दो ना, समझ लो कि कंपनी के अंदर एक प्रोविजंस है, एक गाइडलाइन है कि भाई सर्टेन अमाउंट के बाद यानी 50,000 के ऊपर अगर कोई पेमेंट करना होगा तो वो हमें जो है डायरेक्टर से पूछना होगा। फिर 2 लाख के ऊपर कोई है तो वो फिर हमें मेंबर से पूछना पड़ेगा। ऐसे उन्होंने फाइनेंशियल्स कंट्रोल बना रखे कि हाँ ये वाली चीज है, बट कोई इसको फॉलो ही नहीं कर रहा भाई। अगर भले 60-70,000 का है तो भी वो डायरेक्टर को नहीं पूछ रहा, भले 3 लाख का है 4 लाख का है तो भी वो मेंबर्स को नहीं पूछ रहा पेमेंट करने से पहले या रिसीव करने से पहले, तो वो फिर रॉबर्स नहीं होगा, वो एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल माना ही नहीं जाएगा। तो वो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, वो चीजें भी अपने को बतानी पड़ेगी, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि सच अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये तो सारे जनरल पॉइंट थे कि अपने को बताना है क्या नहीं, वो सारी चीजें तो हैं। फिर और भी क्या क्या चीजें अपने को बतानी रहेगी वो चीजें यहाँ पे बताएगी। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लॉज जे स्टेटेड अबव रूल 11 ऑफ द कंपनी जो है अदर मैटर में बताया गया कि और क्या क्या रिपोर्ट के अंदर हमें इंक्लूड करना चाहिए, वो फॉलोइंग चीजें बताई गई है। तो क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, पहला कि वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज द इम्पैक्ट, क्या कंपनी ने डिस्क्लोज किया है वो सारे इम्पैक्ट जो भी पेंडिंग लिटिगेशंस है ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशंस इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कंपनी की ऑलरेडी ऑनगोइंग कोई पेंडिंग लिटिगेशंस है तो क्या तुमने उसका इम्पैक्ट बताया कि हाँ क्या हो सकता है, अगर हम केस हार गए तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अगर हम केस जीत गए तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो डिस्क्लोज करना चाहिए। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया कि वेदर द कंपनी हैज मेड प्रोविजंस एज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल फोरसीएबल लॉसेस इफ एनी ऑन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये एक बार समझो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट समझ लो कि अगर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वैसे तो इसके बहुत सारे प्रकार के डेरिवेटिव होते हैं, जैसे एक शेयर्स के डेरिवेटिव के तुम शेयर्स के क्राइटेरिया में समझ सकते हो, तुम करेंसी के क्राइटेरिया में समझ सकते हो, देन कमोडिटी हो गया, कमोडिटीज हो गए, शेयर्स यानी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, करेंसी यानी रुपी हो गया, यूएस डॉलर हो गया, यूके क्या पाउंड हो गया, वो करेंसी हो गया अपना। देन कमोडिटी में यानी अपना गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीजें। फिर और क्या हो सकता है, और इंटरेस्ट के रेट्स हो गए, या फिर इंडेक्स हो गया, अपना मार्केट हो गया, मार्केट यानी निफ्टी 50, निफ्टी या फिर सेंसेक्स हो गए। तो ये कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स के प्रकार टाइप्स है, क्या क्या हो सकता है। तो इसमें से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझ लो अपने पास करेंसी के डेरिवेटिव्स होते हैं। करेंसी क्या होता है कि समझ लो एक कंपनी है, अपनी जो कंपनी है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, कंपनी को समझ लो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, समझ लो एक कंपनी को जो है वो पैसे मिलने वाले हैं 6 महीने बाद यूएसए से। यूएसए जो है उसको, यूएसए की कोई कंपनी है जो 6 महीने बाद उसको 1 मिलियन डॉलर देने वाले हैं, राइट। नाउ अगर समझो कि वो 1 महीने बाद 1 मिलियन डॉलर देने वाले हैं और उस टाइम पे डॉलर की वैल्यू गिर गई तो भाई कंपनी का लॉस हो गया। समझ लो अभी समझ लो कुछ वैल्यू चल रही है जिसके हिसाब से 1 मिलियन डॉलर यानी कहीं ना कहीं उसके लिए ऐसा समझ लो कि 70 लाख मिलने वाला है। जस्ट एग्जांपल के लिए समझ लो कि 70 लाख मिल रहे हैं अभी की वैल्यू पे, बट 6 महीने बाद उसकी वैल्यू इतनी गिर गई कि भाई वो उसे सिर्फ 50 लाख मिलेगा। लॉस हो गया कि नहीं हो गया। तो उसमें क्या करती है कंपनी, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, जिसको अपने ने पढ़ा क्या बोलते हैं, करेंसी डेरिवेटिव्स। तो 6 महीने के बाद का उसने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई हम जो है
ऐसा करते हैं ना कि 6 महीने बाद मेरे को तुम 65 लाख रुपीस दे देना, बस बात खत्म। भले वैल्यू उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू उस टाइम पे बहुत कम हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मेरे 6 महीने के बाद 65 लाख रुपीस मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो फायदा तो वैसे ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना नुकसान नहीं हुआ, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली कमोडिटी में भी हो गया कि 6 महीने बाद कोई चीज हमें को खरीदनी हो गई, जैसे समझ लो कि कोई समझ लो गोल्ड में गोल्ड खरीदना हो गया 6 महीने बाद, या फिर ऑयल, या फिर समझ लो कि ऐसा समझो कि अपने को कॉपर खरीदना हुआ 6 महीने बाद खरीदना, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद वो 6 महीने बाद उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उसके लिए मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई 6 महीने बाद मैं इसी प्राइस पे भी खरीदूंगा, अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई यही प्राइस रहने वाली, फिक्स कर देते हैं। तो ये होता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये बताया गया है, तो इसके अंदर वही बताया गया कि क्या कंपनी ने प्रॉपर प्रोविजंस बता रखे हैं नहीं बता रखे हैं, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के होने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस पे होने चाहिए थे, या फिर कोई भी लॉ के अंदर होने चाहिए थे, जो कि कोई भी फॉर्सेबल लॉस, यानी मेरे को लग रहा है कि हाँ लॉस होने ही वाला है, तो उसके लिए मेरे को प्रोविजंस तो बनाना ही पड़ेगा, या फिर इसके रिलेटेड हो गया, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड हो गया, वो वाली चीज बताई गई है। सिंपल है। Now, whether there has been any delay in transferring amount requiring to be transferred to be in investor education and protection fund by the company, ये अपना IEPF फंड होता है एक, तो उस फंड के अंदर पैसे ट्रांसफर करने में कोई भी डिले हुआ है नहीं हुआ है, इस चीज को अपने एकदम डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे, डिविडेंड के रिलेटेड है। अभी आप बस इतना समझ लो कि ये क्या बोल रहा है, ये सिंपल सा ऐसा बोल रहा है कि भाई एक फंड होता है, ठीक है, उस फंड के अंदर क्या हुआ कि अगर वो फंड के अंदर तुमने पैसे जो है वो लेट से यानी पैसे वहां पे ट्रांसफर करने में तुम्हें देरी हो गई, लेट हो गई, तो वो वाली चीजों के बारे में बताएगी कि वो चीजें भी तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि एटलीस्ट वो लेट नहीं हो, और अगर लेट हो रहा है तो फिर उसके बारे में बताओ कि क्या है, यानी जो भी प्रिस्क्राइब टाइम है वो। Now, whether the management has represented that to the best of its knowledge and belief other than disclosed in the note of account, no fund. Okay. ये एक एग्जांपल से समझो कि 3 क्राइटेरिया, एक होता है अल्टीमेट बेनिफिशियरी, एक होता है इंटरमीडियरी कंपनी, अब क्या होता है पता है, ये जो कभी कभी क्या होता है कि ये जो मेन ये एबीसी कंपनी है, ये एबीसी कंपनी है, ये XYZ कंपनी है, ये एबीसी कंपनी क्या करती है, इसके पास इतना पैसा होता है ना कि डायरेक्टली किसी और जगह पे कुछ करती नहीं है, कहीं दूसरी जगह समझ लो इसको इन्वेस्ट करना होगा ना, तो ये डायरेक्टली पैसे ना दे करके एक रूट फाइंड करती है, ताकि इसको उस चीज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना ना हो, फिर टैक्स भी बच जाए उस चीज के रिलेटेड। तो एक ये एबीसी कंपनी इसने क्या किया है कि एक इंटरमीडिएट एक XYZ कंपनी को 50 लाख रुपए का फंड दिया, 50 लाख रुपए का फंड दिया, ठीक है, उसको बोला कि भाई ऐसा है, ये 50 लाख का फंड है, तू इसको किसी दूसरी जगह लगा दे, म्यूचुअल फंड में लगा दे, म्यूचुअल फंड में लगा दे, ठीक है, उसने इसको पैसे दिए, इंटरमीडिएट जो है म्यूचुअल फंड पे पैसे लगा दिए। नाउ इसका जो भी बेनिफिट होगा ना, बेनिफिट होगा नो डाउट इसको कुछ ना कुछ पोर्शन मिलेगा, बट इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो तो एबीसी कंपनी है, XYZ को कुछ ना कुछ मिलेगा, उसमें कोई डाउट रखना ही नहीं, बट अल्टीमेट बेनिफिशियरी अगर देखा जाए कि हाँ मेन बेनिफिट किसको हो रहा है, वो तो फिर अल्टीमेट बेनिफिशियरी एबीसी कंपनी है, ये चीज समझ रहा हूँ ना। अब इस पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, अपना एक्सप्लेनेशन क्या बता रहा है। तो मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि क्या वेदर कोई भी फंड हमने जो है एडवांस लोन और इन्वेस्ट नहीं किया है, यानी ये हमें डिस्क्लोजर लेना पड़ता है, क्योंकि ये तो गलत काम हो जाएगा, वो टैक्स बचाने के लिए ये सारी चीज कर रहा है, तो ये चीज तो गलत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी।
तो इसीलिए हमें मैनेजमेंट से एक डिस्क्लोजर लेना पड़ता है कि भाई मैंने जो है कोई भी फंड ये वाला फंड जो है एडवांस नहीं किया, यानी किसी को दिया नहीं है एडवांस के तौर पे या लोन के तौर पे या फिर इन्वेस्ट नहीं किया है। ये बताया गया कि हमने क्या किया है, यानी व्हाट वी हैव टू। इसके अंदर हम फिर हमें सोर्स बताया कि ईदर फ्रॉम, भले ही हम कोई बोरोड फंड हो गया, यानी हमने खुद वो किसी से बोरो किया हो या फिर हमने वो शेयर प्रीमियम से लिया या फिर कोई भी सोर्स से लिया हो, ये हमें सोर्स बताया। बाय द कंपनी ने भले क्या ऐसा कोई भी फंड जो है लोन दिया हो, एडवांस दिया हो, इन्वेस्ट किया हो इस फंड से या इस फंड से कंपनी के द्वारा टू कोई पर्सन या फिर पर्संस, कोई पर्सन यानी ये, या कोई या फिर कोई एंटिटी या फिर एंटिटीज इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज या फिर कोई फॉरेन एंटिटीज में भी, जिसको हम इंटरमीडियरीज कहते हैं, यानी जिसको ये XYZ, यानी किसी भी एंगल से हमने कोई भी पैसा एडवांस नहीं दिया है, लोन नहीं दिया है, इन्वेस्ट नहीं दिया है, किसको, XYZ कंपनी को, इंटरमीडियरी कंपनी को, यानी कोई पर्सन हो गया, पर्सन्स हो गए, एंटिटी हो गया, एंटिटीज हो गए या फिर कोई फॉरेन एंटिटीज हो गए, तो वो चीज भले कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि उसे रिकॉर्ड करना है नहीं करना है, तो दैट इस चीज के लिए हमने दिया दैट द इंटरमीडियरी शैल वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड और इन्वेस्ट इन अनदर पर्सन और एंटिटी, यानी इस बेस पे दिया है कि ये जो इंटरमीडियरी कंपनी है ना वो किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर देगी या फिर किसी दूसरे पर्सन को दे देगी, फिर वहां से एक और नेक्स्ट यही साइकिल चलेगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं हुआ है, वो अपने को जो है वो मैनेजमेंट से डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो इस कंपनी को मिलने वाला है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, दैट इज अल्टीमेट बेनिफिशियरी और प्रोवाइड एनी गारंटी सिक्योरिटी और लाइक ऑन द बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। यानी एक और बात बताते हैं, एकदम सिंपल है, इस तरीके से देखो क्या बोल रहा है कि एकदम सिंपल सा देखो, अरे यार ठीक है, ये देख लेना कि कोई मैनेजमेंट से हमने ये डिस्क्लोजर लिया है कि भाई कोई भी फंड जो है हमने एडवांस नहीं किया, यानी हमने ये पर्सन ने एडवांस नहीं किया है, लोन नहीं किया है या इन्वेस्ट नहीं किया है, भले वो बोरोड कैपिटल हो, बोरोड फंड हो या शेयर प्रीमियम, यानी कोई भी पैसा हो, हमने ये एडवांस लोन या फिर इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी ने किसी भी दूसरे इंटरमीडियरी को, यानी दूसरे पर्सन में, दूसरे एंटिटी में, भले वो फॉरेन एंटिटी हो, इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि उसे रिकॉर्ड करना है नहीं करना है कि ये अदर जो कंपनी है, यानी ये जो इंटरमीडियरी कंपनी है, ये जो इंटरमीडियरी कंपनी है, दैट द इंटरमीडियरी कंपनी शैल भले ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और में लैंड या इन्वेस्ट कर देगा, जिसका ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी इसके बिहाफ पे, यानी अल्टीमेट बेनिफिशियरी के बिहाफ पे, जिसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होगा, वो कंपनी होगी। तो ये वाली चीज अपने को बताई गई, ये हमें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया। देखो पहला वाला जो पॉइंट है ना, वो अपने को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा कि भाई तू अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, तू ऐसा काम नहीं कर सकता, किसी दूसरे को पैसा नहीं दे सकता। पहला पॉइंट इस चीज के रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट जो है ना, वो स्टार्टिंग का पहला लाइन पढ़ोगे आपको समझ आएगा, रिसीव्ड बाय द कंपनी। दूसरा ये अपना पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है वो अपने को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया, भाई तूने किसी भी एंगल से किसी दूसरे पर्सन से पैसे रिसीव नहीं किए हैं, ऐसा इसका डिक्लेरेशन मेरे को दे कि मैंने भाई कोई भी ऐसी कंपनी से पैसे नहीं रिसीव किए हैं, फंडिंग पार्टी यानी जिस इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटी जिसको फंडिंग पार्टी कहते हैं, विद एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई हमें रिकॉर्ड करना है नहीं करना, सेम ऊपर वाली लाइन कि मैं इसको जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लैंड कर दूंगा, ये म्यूचुअल फंड वाली चीज बता रहा है। इन अदर पर्सन इन कोई भी मैनर व्हाटसोएवर ऑन द बिहाफ ऑफ द फंडिंग पार्टी, यानी अल्टीमेट बेनिफिशियरी। यानी अभी मैं पता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अभी मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, एंड मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं जो है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे को इससे कोई भी पैसा नहीं मिला है कि मैं यहाँ पे पैसा लगाऊं। ये वाली चीज बताई गई, समझ रहे हो? तो पहला वाला पॉइंट जो है वो अपने को, पहला वाला जो पॉइंट है वो अपने को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, एंड सेकंड वाला जो है वो अपने को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। तो ये वाली चीज अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक बार वापस देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा।
सेकेंड वाला पॉइंट भी हो गया। नाउ इसके बेस पे थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, बेस्ड ऑन सच ऑडिट प्रोसीजर, जो भी हमने ऑडिट प्रोसीजर किया है इस चीज को लेकर के, दैट द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस दैट नथिंग हैज कम टू देयर नोटिस दैट हैज कॉज्ड देम टू बिलीव दैट द रिप्रेजेंटेशन अंडर सब क्लॉज 1 एंड द 2 कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के टाइम पे एंड ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के टाइम पे मैंने ये रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर करा है, जिससे मेरे को ये तो पता चला कि भाई अभी ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके हिसाब से मैं ये बोलूँ कि भाई कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यानी कोई भी तरीके का फ्रॉड कंसिडर कर सकते हैं। ये वाली चीज अपने को पॉइंट नंबर 3 में बताई गई। तो ये क्लॉज ये वाला हो गया। नाउ दूसरा क्लॉज क्या बोलता है कि वेदर द डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी इज इन द कंप्लायंस विद दिस सेक्शन। यानी सिंपल सा है कि अगर तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो, तो तुम्हें सेक्शन नंबर 123 का कंप्लायंस करना चाहिए। तो अपने को बस यही पूछना है कि क्या तुमने इस सेक्शन नंबर 123 का कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। ये वाले क्वेश्चन का, ये वाले लाइन का सिंपल सा ये मीनिंग है। नेक्स्ट, whether the company in respect of the financial year commencing on or after the 1st April 2022 has used such accounting software for maintaining its books of account which has a feature of recording audit trail facilities। यानी देखो ऑडिट ट्रेल क्या होता है वो अपने को समझ लो। ऑडिट ट्रेल पता है क्या होता है? ऑडिट ट्रेल के अंदर ऑडिट ट्रेल एक ऐसी फैसिलिटी है ना जिसके अंदर आप एक स्टेप का ट्रैक कर सकते हो। भाई समझ लो कि मैंने किसी बुक्स में एंट्री किया, यानी समझ लो कोई गुड्स आया, तो मैंने कोई गुड्स खर्चे, तो उसको मैंने परचेज अकाउंट में जो है एंट्री की, तो ये मेरे को बताएगा, ये ऑडिट ट्रेल मेरे को बताएगा कि भाई ये जो है कौन से डेट पे आया था, कौन से डेट पे मैंने इसकी एंट्री की थी, क्या क्वांटिटी था, क्वांटिटी क्या था, अमाउंट क्या था, ये सारी चीजें मेरे को बताएगा कि हाँ क्या है। बट समझ लो कि ये हुआ था 1 अप्रैल को, बट अब क्या हुआ कि एक हफ्ते बाद जाकर के, यानी कुछ दिन बाद जाकर के समझ लो 7 अप्रैल को ना किसी ने इसमें कुछ चेंज कर दिया कि ये क्वांटिटी जो है उसको क्वांटिटी को थोड़ा चेंज कर दिया, उसके बेस पे अमाउंट को चेंज कर दिया, तो ये चीज भी दिखेगी कि भाई पहले क्वांटिटी क्या थी वो दिखाएगा, अभी क्या क्वांटिटी कर दी है वो दिखाएगा, किसने चेंज करा है वो दिखाएगा, फिर रीजन भी बताएगा कि हाँ क्यों चेंज करा है वो दिखाएगा। तो ये ऑडिट ट्रेल होता है, एक एक प्रोसेस जो है, एक चीज जो है उसका हमें डिटेलिंग में सब कुछ पता चलता है कि हाँ क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, कैसे किया था, वो सारी चीजें जो है अपने ऑडिट ट्रेल के अंदर पता चलती है। तो इसके अंदर वही बताया गया है कि क्या कंपनी के अंदर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द 1 अप्रैल 2022 उसके पास क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, जिसमें ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटीज है, एंड जो सेम वो ऑडिट ट्रेल है वो उसको ऑपरेट किया जाता है थ्रू आउट द ईयर सारे ट्रांजैक्शन के लिए। एंड ये भी चीज अपने को उनसे पूछनी चाहिए कि भाई जो तुम ऑडिट ट्रेल यूज करते हो उसको किसी भी तरीके से टेम्पर यानी उसको किसी भी तरीके से छेड़ा तो नहीं गया है, एंड द ऑडिट ट्रेल हैज बीन प्रिजर्व बाय द कंपनी एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर द रिकॉर्ड रिटेंशन। ये एकदम सिंपल है, एग्जाम्पल में अपने देख लिया क्या होता है। तो ये सारी चीजें है कि हाँ भाई वो ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी होनी चाहिए और वो थ्रू आउट द ईयर हमें जो है सारे ट्रांजैक्शन के लिए यूज करना चाहिए और उसको टेम्पर नहीं करना चाहिए। ये वाली चीज अपने को बताई गई। नाउ ये अपने ने 143 के अंदर जो भी सारे सेक्शन देखे अभी सब सेक्शन तक, जो भी सारे सबसेक्शन देखे, अगर उस सब सेक्शंस में कोई भी मैटर का आंसर नेगेटिव है या फिर क्वालिफिकेशन है कि नहीं तुमने गलत ही किया है, ये सही नहीं है या फिर ये अच्छा नहीं है, तो ऑडिटर को वो रिपोर्ट सबसेक्शन 4 के अंदर देना पड़ेगा। शैल स्टेट द रीजन फॉर द सेम। मैंने नेगेटिव कमेंट दिया कि भाई ये गलत कर रहा है, मैंने क्वालिफिकेशन दिया कि नहीं ये गलत है, तो मेरा रीजन भी तो सुनो ना भाई, मैंने क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही हवे में तो बोल नहीं रहा, तो वो रीजन भी मेरे को बताना पड़ेगा कि क्या सीन है क्या नहीं सीन है। Now clause 1 of subsection 3 of the section 143 बोल रहा है कि whether company has adequate, हाँ ये वाला जो हमने पढ़ा था ना कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल उनका सही है कि नहीं है इन प्लेस एंड द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस वो सही है कि नहीं है, तो shall not apply to a private company। अब ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वैसे अप्लाई होता है लेकिन ये उस प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा। ये वाला फंक्शन अगर तुम्हारा इस प्राइवेट कंपनी के अंदर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, तुम्हें इसको कंप्लाई करने की नीड नहीं है। कौन कौन? तो ओपीसी को कोई नीड नहीं है, स्मॉल कंपनी को कोई नीड नहीं है, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से नीचे है।
जिसका टर्नओवर जो है वो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 50 करोड़ से नीचे है, एंड which has aggregate borrowing from the bank or financial institutions or anybody corporate at any point of time during the financial year less than 25 करोड़। यानी सिंपल सी बात है कि अगर तुम ओपीसी हो या फिर अगर तुम स्मॉल कंपनी हो या फिर तुम अगर ऐसी कंपनी हो जिस ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जिसका, देखो ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, फिर तीसरे पॉइंट में बोला गया है ऐसी तुम कोई कंपनी हो जिसका टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़ है, एंड यानी प्लस के अंदर, एंड तुम्हारी जो बोरोविंग्स है ड्यूरिंग द कोई भी टाइम में वो 25 करोड़ से कम है, तो तुम्हें जो है ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, तुम इसको फॉलो नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है। द अफोरसेड एक्सेप्शन मॉडिफाइड एंड अडॉप्शन शैल बी एप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंपनी जिसने कोई भी फ्रॉड नहीं किया, जिसने कोई भी डिफॉल्ट कंसिडर नहीं किया हो 137 का, एंड जिसने कोई भी एनुअल रिटर्न जो है वो उसके अंदर भी डिफॉल्ट नहीं किया हो, तो वो एप्लीकेबल होगा और एल्स नहीं होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। MNO Limited is a listed company engaged in a business of trading and of various product, यानी एक MNO है जो listed company है जो various product का trading कर दिया। The company also plans to start manufacturing of certain product which are currently traded। उसने और सोचा कि कुछ और भी include करें, हम और भी trade करने का चालू करें। During the course of its audit, the auditor completed all procedures। उसने सारे procedures जो है complete कर दिए। हम audit जब भी करें तो auditor ने सारे procedure complete कर दिए financial statement के लिए। However, the auditor got stuck on one procedure because of which audit has not got concluded। यानी ऐसे तो ऑडिटर ने सारे प्रोसीजर जो है वो कंक्लूड कर दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड, अपने को तो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही चाहिए था, लेकिन एक कोई प्रोसीजर्स है जिसपे वो स्टक हो चुका है और उसके हिसाब से ऑडिटर जो है वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा, ऑडिटिंग कंक्लूड नहीं कर पा रहा। तो ऑडिटर वेट कर रहा है सर्टेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, जो कि जैसे डायरेक्टर्स का रिपोर्ट हो गया, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस हो गया, कि वो रिव्यू करे वो सारी चीजें के लिए। हाउएवर मैनेजमेंट जो है वो रेडी नहीं है इस इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड ऑडिटर को एंड वांट द ऑडिटर टू कंप्लीट देयर वर्क विदाउट द रिव्यू ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। यानी मेरे को ऑडिटर बोल रहा है कि भाई मेरे को ये चीज सही है, लेकिन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि भाई मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ, तुम इसके बिना ही अपना काम खत्म करो, कि प्लीज एडवाइस लीगल रिक्वायरमेंट। तो पहली बात तो अपने ने हम देखा है कि अपने को मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड है, तो अपने मेन अपना काम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पे अपने को एक साफ साफ वर्डिंग दी गई है क्या, कि भाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट द ऑडिटर ने जो है सारे प्रोसीजर कंप्लीट कर दिए कि जो भी रिलेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड। भाई तो हमारा काम हो गया ना, हम दूसरी चीज क्यों मांगे, हमें कौन सी चाहिए डायरेक्टर की रिपोर्ट, हमें नहीं चाहिए भाई MD&A की रिलेटेड एनालिसिस, नहीं चाहिए। तो वही वाली चीज बताइए। तो भाई ये गिवन केस के अंदर ऑडिटर जो है रिक्वायरमेंट कर रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन regarding the additional information that is director report and MD&A without which they have not been able to conclude, जिसके हिसाब से वो नहीं है, the auditor वो वैलिड नहीं लग रहा। the auditor is required to audit the financial statement and explain। हमें मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड है भाई, और ऑडिटर को उसी साम से रिलेटेड है, तो ऑडिटर डज नॉट ऑडिट दिस ऑडिट इन्फॉर्मेशन। अगर वो ऑडिट नहीं करेगा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो भी कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है, इसीलिए ऑडिटर शैल कंक्लूड द वर्क विदाउट डीलिंग बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो वो बिना एडिशनल डिले करे अपना काम खत्म कर सकता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए ही नहीं। भाई अपने को मेन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड सारे मैटर्स ही होते हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं एडिशनल क्यों मांगू जब मेरे को वो रिलेटेड ही नहीं है, मेरे स्कोप ऑफ वर्क के अंदर वो आता ही नहीं, तो मैं फिर क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना। नाउ कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अपने को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए कंप्लाई करना पड़ेगा। ये पूरे चीज के अंदर यही बोला गया कि सारे ऑडिटर को जो है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में कंप्लाई करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्रिस्क्राइब करे ICAI के रिकमेंडेशन के साथ एंड नाफरा के कंसल्टेंट्स के साथ, तो वो भी अपने को फॉलो करने पड़ेंगे। फर्दर प्रोवाइड किया गया है कि जो भी भले दैट अंटिल एनी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर नोटिफाइड, जो भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट जो ICAI प्रिस्क्राइब, ठीक है, जब तक कोई दूसरा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब ना करे तो तब तक ICAI का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अपने को फॉलो करना चाहिए। बहुत ही पप्पू सा सेक्शन है, कुछ सब सेक्शन है, कुछ काम का नहीं। यहाँ पे मेन बताया गया कि अपने को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है उसका कंप्लायंस करना रहता है। फिर अपने को एडिशनल मैटर भी देने पड़ते हैं इस सेक्शन के अंदर भी, बस इस सब सेक्शन के अंदर भी वही बताया गया है कि अपने को जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लासेस और डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कंपनी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द जनरल और स्पेशल ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मेन कंसल्ट विद द नाफरा, द ऑडिटर रिपोर्ट शैल आल्सो इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ सच अदर मैटर एज मे बी। यानी
इसके अंदर यही बोला गया कि अगर नाफरा कुछ डायरेक्ट कर रहा है, कुछ कंसल्टेंसीज कर रहा है कि नहीं यहाँ पे ऑडिटर का ये रिपोर्ट तो होना चाहिए, साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा रिपोर्ट भी होना चाहिए, तो वो भी अपने को देना पड़ेगा। फिर अपने को कारो 2020 इशूड बाय द एमसीए शुड बी कंप्लाइड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अपने को कारो एक क्लॉज होता है, कारो एक चीज होती है जो अपने को ऑडिटर रिपोर्ट में देनी पड़ेगी। ये चीज क्या रहती है, कैसे रहती है, इसके अंदर बहुत अच्छी चीज है, 21 क्लॉज होते हैं वो अपने को ऑडिटिंग के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। वो सारी चीजें अपने जो है डिटेलिंग में वहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीजें क्या क्या नहीं है, तो वो उसका भी कंप्लायंस करना रहता है। ठीक है, लास्ट ये वाला भी सेक्शन देख लेते हैं, सब सेक्शन देख लेते हैं। सब सेक्शन 12, 13, 15 क्या बोलता है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर। फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंटिंग ऑफ 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, यानी कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ है जो 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा हुआ है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो नॉट विथ स्टैंडिंग यानी कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी सेक्शन में लिखा है, ऑडिटर को अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ है तो उसको क्या करना चाहिए। ऑडिटर के पास रीजन है कि वो बिलीव करे कि भाई कोई ऑफेंस हुआ है जो फ्रॉड की कैटेगरी में है, एंड विच इन्वॉल्व या फिर इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व इंडिविजुअली एन अमाउंट ऑफ रुपी 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा। यानी ऑडिटर के पास रीजन है कि भाई ऐसा लग रहा है कि फ्रॉड हुआ है, एंड वो जो चीज है वो शायद 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का अमाउंट है, और वो जो है अगेंस्ट द कंपनी या फिर बाय द कंपनी हुआ है, बाय द कंपनी के ऑफिसर्स या फिर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। यानी 3 चीज है। क्या, पहला, मेरे पास रीजन टू बिलीव है कि फ्रॉड हुआ है, यानी ऑडिटर के पास रीजन टू बिलीव है कि कोई फ्रॉड हुआ है, एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो शायद इंडिविजुअली 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, एंड उसको अगेंस्ट द कंपनी यूज किया गया है और वो ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी से किया गया है। तो ऑडिटर को इमीडिएटली बेस पे ये सारे मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन दिस टाइम अपने को बताना पड़ेगा। अब ये क्या मैटर है, कैसे करना चाहिए, उसका प्रोसीजर अपने को यहाँ पे दे रखा है, क्या है क्या नहीं है वो अपने देख लेते हैं। लेकिन एक और बार पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया कि अगर मेरे को कहीं भी तरीके से ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है, फ्रॉड हुआ है, एंड वो 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का अमाउंट है अगेंस्ट द कंपनी जो कि ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय ने ही किया है, तो मेरे को इमीडिएटली बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे टाइम में हिसाब से, सारे मैनर के हिसाब से बताना पड़ेगा ना। वो क्या क्राइटेरिया होता है, किस वे में अपने को बताना पड़ता है। तो ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द बोर्ड या फिर ऑडिट कमिटी एज द केस में भी, यानी जो भी है, बोर्ड है तो बोर्ड को बताएंगे, ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी को बताएंगे, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days ऑफ हिज नॉलेज ऑफ द फ्रॉड सीकिंग देयर रिप्लाई ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी ऑडिटर को समझ लो, इस डेट पे पता चला कि कुछ फ्रॉड एक्सीड हो रहा है, तो उसके 2 दिन के अंदर विद इन 2 days अपने को या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना होगा या फिर ऑडिट कमेटी को बताना पड़ेगा, एज द केस मे बी। 2 दिन के अंदर अपने को जो है वो देना पड़ेगा। जो ये यहाँ से फिर वो वापस 45 डेज के लिए, यहाँ से 45 डेज के लिए, वो 45 डेज के लिए वेट करेगा उनके रिप्लाई का। यानी 2 दिन से यहाँ से 45 डेज काउंट किया जाएगा, एंड उसके रिप्लाई का वेट करेगा कि भाई मैंने 2 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता दिया, अकाउंट कमेटी को बता दिया। नाउ जिस दिन से उनको बताया ना, उस दिन से लेकर के मैं 45 डेज तक रुकूंगा। उन्होंने बताया तो ठीक है, वरना देखेंगे क्या बताया। नाउ ऑन रिसीट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने या फिर ऑडिट कमेटी ने कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ रिप्लाई कर दिया, तो ऑडिटर को शेल फॉरवर्ड हीज रिपोर्ट, मतलब मेरी रिपोर्ट, साथ ही साथ जो भी रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन बोर्ड ने दिए हैं या फिर ऑडिट कमेटी ने दिए हैं, वो भी मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना चाहिए विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये एक और बार देख लेते क्या बोला गया है, ये 2 पॉइंट खत्म करते हैं। बोला गया है कि इस डे को मेरे को फ्रॉड के बारे में पता चला, तो मैंने विद इन 2 days जो है ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दिया, राइट। विद इन 2 days के अंदर मैंने ये बात बता दी कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ अपने को देख लेंगे। नाउ इस दिन से विद इन 45 days के अंदर मैं वेट करूंगा कि भाई तुम रिप्लाई करो ना। समझ लो कि उन्होंने यहाँ पे जो है रिप्लाई दे दिया, तो यहाँ पे रिप्लाई आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और ऑडिटिंग कमिटी का। नाउ ये रिप्लाई प्लस मेरा जो रिपोर्ट है वो इसी दिन से विद इन 15 days के अंदर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बताऊंगा। एकदम सिंपल।
ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। नाउ समझो इफ इन केस द ऑडिटर्स फेल्स टू गेट एनी रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द बोर्ड, यानी बोर्ड ने या फिर ऑडिट कमेटी ने जो है 45 डेज के अंदर रिप्लाई करा ही नहीं। वो लोग इतने पहले थे ही नहीं कि हमें बताया कि भाई 1 करोड़ तो उनके लिए बहुत मामूली सी रकम है, कि भाई नहीं इतना ही तो फ्रॉड है, ज्यादा फ्रॉड तो हुआ भी नहीं है, तो क्यों बताने का है। अगर ऐसा लग रहा है तो अगर उन्होंने 45 डेज के अंदर नहीं बताया, कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दूंगा अलॉन्ग विद अ नोट, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि भाई मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और ऑडिटिंग कमेटी को ये चीज बताई, लेकिन वहां से मेरे को कोई भी रेसिप्रोकेशन नहीं मिला। सिंपल सी चीज है। इसके अंदर क्या बताऊंगा कि मेरे को इस दिन पे डेट ऑफ द फ्रॉड पता चला, मैंने 2 दिन के अंदर ऑडिट कमेटी को बता दिया या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दिया, एज द केस में भी, ठीक है। नाउ मैं 45 डेज के लिए वेट करूंगा, 45 डेज के लिए वेट करूंगा, यहाँ से 45 डेज के लिए वेट करूंगा, लेकिन यहाँ तक रिप्लाई आया ही नहीं, तो मैं इसके विदिन 15 डेज सीजी को ये बताऊंगा कि भाई मेरा रिपोर्ट क्या बोल रहा है, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, एंड साथ में ये भी बताऊंगा कि मैंने ऑडिट कमेटी को बताया, मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताया, लेकिन उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, मेरे को इग्नोर मारा है, भाई अब तुम देख लो ऐसा क्या चीज है, तो वो वाली चीज बताई गया। ठीक है, ये सी पॉइंट है, एकदम सिंपल। नाउ द रिपोर्ट शैल बी सेंड टू द सेक्रेटरी, यानी एमसीए की सेक्रेटरी को देना चाहिए सील्ड कवर के साथ, जिसको रजिस्टर पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू और स्पीड पोस्ट से फॉलो करना चाहिए। रजिस्टर पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि मैंने डिलीवरी कर दी ना, तो सामने वाला पर्सन मेरे को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ भाई डिलीवरी हो चुकी है, बस वो एक्नॉलेजमेंट होता है और कुछ नहीं। फिर वो रिपोर्ट जो है वो हमारे लेटर हेड में होना चाहिए, ऑडिटर की वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन। लेटर हेड में क्या होता है कि ऑडिटिंग की सारी वो चीज़ बताती है कि हाँ मेरा ऑडिटर है, मेरा ये फर्म है या फिर मेरा ये इंडिविजुअल है, मेरा ये एड्रेस है, मतलब मेरे कंपनी के बारे में, मेरे फर्म के बारे में सारी चीज़ें बताई होती है। कंटेनिंग दी पोस्टल एड्रेस, हाँ ये देखो एड्रेस हो गया, ईमेल हो गया, कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जो कि ऑल्सो ऑडिटिंग जो है वो साइड होना चाहिए, मेंबरशिप नंबर भी अपने को इंडिकेट करना पड़ता है उसके अंदर। नाउ द रिपोर्ट शैल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एज स्पेसिफाइड, और ये सारी जो रिपोर्ट्स है वो हमें ADD 4 के अंदर देनी रहती है। ये तो था कि अगर 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का अमाउंट का फ्रॉड हुआ है तब की बात है, तो वो ये चीजें देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई फ्रॉड है जो लेस देन 1 करोड़ है तो क्या, तो अगर लेस देन 1 करोड़ है, तो अगर इन केस ऑफ अ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेसर देन एन अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़, देन द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द ऑडिटिंग कमिटी, दैट इज अगर 177 के अंदर है तो ऑडिट कमिटी को बताएगा, या फिर नहीं है तो बोर्ड को बताएगा इमीडिएटली, बट नॉट लेटर देन 2 days। यानी जिस दिन भी फ्रॉड का पता चल रहा है उसके 2 दिन के अंदर जो है अपने को या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना है या तो ऑडिट कमिटी को बताना है जो भी फ्रॉड है उसका, एंड वो रिपोर्ट कर देगा फॉलोइंग चीज का कि भाई किस तरीके का फ्रॉड हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन दो, एंड कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है और कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व हुई है। अपने को यहाँ पे अगर 1 करोड़ के नीचे की सारी चीजें हैं तो अपने वहाँ पे सिर्फ जो है फ्रॉड का जो भी चीज रहेगा वो बता देंगे किसको, अपने ऑडिटिंग कमेटी को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। यहाँ पे हम जो है सीजी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। फिर हम जो है बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देंगे, द ऑडिट कमेटी और द बोर्ड शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल about such fraud reporting to them but not the central government। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बार इन्वॉल्व नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज कि वो 1 करोड़ से कम है, और वो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या वापस बताएंगे कि क्या फ्रॉड था, कितना पार्टी अप्रोक्सीमेट अमाउंट कितना इन्वॉल्व था, फिर पार्टी कौन कौन इन्वॉल्व थी अगर रेमेडियल एक्शन नहीं लिया। यानी हमने बता तो दिया लेकिन अभी तक रेमेडियल एक्शन नहीं लिया, तो हमें पार्टी के बारे में अभी भी इंफॉर्मेशन उसकी बतानी पड़ेगी, और अगर रेमेडियल एक्शन नहीं लिया है तो हम सिर्फ पार्टी इन्वॉल्व के बारे में बताएंगे और हमने क्या रेमेडियल एक्शन लिया उसके बारे में बताएंगे। ये एकदम सिंपल है। नाउ एक्सेप्शन देख लेते हैं क्या है एक्सेप्शन। तो अगर हमने किसी भी रीजन से, भाई हमने इन गुड फेथ हमने सारी कंपनी के बारे में जो है वो सीजी को बताया है, तो यहाँ पे वो हमें इस बेस पे कैटेगराइज नहीं कर सकता कि हमारी कंपनी, यानी समझ लो भाई कंपनी है, अब हमें पता है कि हमें कंपनी के सारे डिस्क्लोजर्स किसी को नहीं देने चाहिए, लेकिन कंपनी ने भाई काम ही फ्रॉड वाला किया है, और इसीलिए मैं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सब कुछ बता रहा हूँ कि भाई देखिए ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, इसके फाइनेंशियल्स में ये है, तो मैं किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराऊंगा कि तूने कंपनी के बारे में क्यों बताया। भाई वो तुम कर ही फ्रॉड रहे हो तो तुम्हें बताना ही तो पड़ेगा। फिर कंपनी बाद में जाकर के बोले कि नहीं ऑडिटर ने जो है ना मेरी सारी बातें जो है ना वो सीजी को जाकर के बता दी, मेरी सारी चुगली कर दी उसको, इस चीज पे हमें कोई भी तरीके से वो इशू नहीं कर सकता।
फिर पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस के अंदर क्या है, तो अगर ऑडिटर या कॉस्ट अकाउंटेंट या तो कंपनी सेक्रेटरी अगर प्रैक्टिस है और उसने ये सारे प्रोविजंस का कंप्लाई नहीं किया है तो वो लायबल रहेगा टू पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। अगर वो यानी ये जो कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी है तो 5 लाख रुपए तक का उसको लायबिलिटी मिल सकती है, या फिर अगर जो है वो अदर कंपनी है तो 1 लाख तक की लायबिलिटी रहेगी। ठीक है, ये पढ़ लेते क्या है कि NSS लिमिटेड एंगेज द बिजनेस ऑफ रिटेल एंड इज लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक रिटेल का बिजनेस है और वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। द कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड अ बिजनेस अंडरटेकिंग टू एक्सपांड दिस बिजनेस। उसने एक रिसेंटली एक नया बिजनेस लेने के लिए सोचा। ड्यूरिंग द ईयर सर्टेन ट्रांजेक्शन अमाउंटिंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर कैरिड आउट बाय द एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यानी ड्यूरिंग द ईयर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज की ट्रांजेक्शन जो है वो कैरी आउट किए गए हैं। विच द मैनेजमेंट फाउंड सस्पिशियस। जो मैनेजमेंट को लगा कि नहीं यार कुछ तो दिक्कत है, तो उन्होंने क्या किया, एक फॉरेंसिक कंसल्टेंट को बुलाया है। पर्सुएंट टू दिस रिव्यू सर्टेन सस्पिशियस ट्रांजेक्शन वर आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट रिपोर्टेड टू दिस ट्रांजेक्शन टू द। यानी इसमें क्या हो रहा है देखो मैं बताता हूँ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टैट्यूटरी द सच ट्रांजेक्शन वर आल्सो मेड नोन टू द स्टैट्यूटरी ऑडिट। हाउ शुड द ऑडिटर। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंपनी है NSH लिमिटेड, वो एक लिस्टेड कंपनी है और उसने जो है अब रिसेंट में अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का सोचा और इसलिए वहां पे जो है वो थाउजेंड्स ऑफ रुपीस का ट्रांजैक्शन होता रहता है। नाउ मैनेजमेंट को क्या लगा कि कुछ तो दिक्कत है। मैनेजमेंट को ये लगा कि नहीं यार यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, एक फॉरेंसिक कंसल्टेंट को हायर किया और उन्हें बताया कि यार कुछ तो दिक्कत है। बट उसी के दौरान मैनेजमेंट को पता लग गया कि हाँ क्या दिक्कत है, तो मैनेजमेंट ने क्या किया वो उस ऑडिटर को बता दिया कि हाँ ये दिक्कत है, और उसी ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसने सारी चीजें ये जो है सीजी को, ये ऑडिटर को बता दी। यानी मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने पहले फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट किया, मैनेजमेंट को ही पता चल गया कि क्या दिक्कत है और मैनेजमेंट ने जो है वो ऑडिटर को बता दिया। नाउ इस चीज में क्या होगा कि ये तो सेक्शन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया कि अगर वो ऑडिटर पहला पर्सन है आइडेंटिफाई करने के लिए तो फिर उसको सारी चीजें ये फ्रॉड के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा। बट इन दीज केस जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है वो आइडेंटिफाइड हुए हैं बाय द मैनेजमेंट फर्स्ट, एंड जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं वो दिए गए हैं बाय द मैनेजमेंट टू द ऑडिटर। अकॉर्डिंगली ऑडिटर जो है सिर्फ ये रिपोर्ट करेगा ऑडिट कमेटी को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बट ऑडिटर वुड नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑडिटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देगा, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज है। तो ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट अबाउट दिस मैटर अप्रोप्रिएटली इन दिस कारो रिपोर्ट। ये सारी चीजें अपने को कारो में बतानी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने जो है इस चीज को जो है एक और बार रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जो भी चीज होगी वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक और बार पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।